Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express। तो आज है 13th of February और हम दोनों हिंदू न्यूज़पेपर एज वेल एज इंडियन एक्सप्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज टॉपिक्स हैं उनको आज कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। तो अगर हम हिंदू न्यूज़पेपर से पहले स्टार्ट करते हैं और फ्रंट पेज की फर्स्ट न्यूज को ऑब्जर्व करते हैं तो यू वुड सी कि यहां पे बताया गया है कि जो इंडिया में रिटेल इन्फ्लेशन है वो अपने 5 मंथ के लोएस्ट लेवल के ऊपर पे एंड इट इज अराउंड 4.3% इन जनवरी। तो अभी फरवरी चल रहा है, आपका जो भी इन्फ्लेशन का डेटा आता है वो 1 मंथ के लैग से आता है। ऑब्वियसली अभी फरवरी चल ही रहा है तो फरवरी में क्या डेटा है हमें कैसे पता पड़ेगा, मे बी हमें कल या परसों का पता पड़ सकता है, बट यूजुअली जो आपका इन्फ्लेशन डेटा कैलकुलेट किया जाता है इट इज फॉर द प्रीवियस मंथ एंड नाउ वी हैव द डेटा फॉर द जनवरी मंथ एंड इसके हिसाब से हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, आई होप यू नो व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज सिंपली योर महंगाई कि कितना प्राइस राइज हो रहा है। तो अगर मैं आपको इन्फ्लेशन की एक बहुत सिंपल बेसिक डेफिनेशन दूं, इट इज द जनरल राइज इन प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो सबसे बेसिक डेफिनेशन जो इन्फ्लेशन की होती है वो यही है कि जो डेली के गुड्स एंड सर्विसेज, जो रेगुलरली यूटिलाइज होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी जो प्राइस है उसमें एक जनरल राइज हुआ है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जनरल राइज? कि दैट राइज इज नॉट बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन और सम अदर डिस्टर्बेंस इन द इकोनॉमी। दिस इज अ जनरल प्राइस राइज जो ईयर ऑन ईयर या विद टाइम आपका किसी भी प्रोडक्ट में होता है। एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि कोई पर्टिकुलर चीज, लेट्स से अ पैकेट ऑफ बिस्किट, पार्ले जी का बिस्किट, अगर वो लास्ट ईयर 5 रुपीज का लेट्स से 20 ग्राम 50 ग्राम आता था तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली उसको नेक्स्ट ईयर 6 रुपीज या 7 रुपीज का हो जाएगा। बहुत बार आप ये चीज देखेंगे कि ऐसा होता कम है छोटे छोटे आइटम्स में, बट अगर आप ओवरऑल जनरल एक पिक्चर क्रिएट करेंगे आपकी इकोनॉमी की, सो देन यू वुड ऑब्जर्व कि हर चीज की प्राइस, हर किसी प्रोडक्ट की प्राइस, हर किसी सर्विस की प्राइस आपकी हर साल थोड़ी बहुत इंक्रीज होती है। एंड सिंस मोस्ट ऑफ योर स्टूडेंट्स, योर पेरेंट्स वुड हैव ऑब्जर्व्ड कि आपकी जो स्कूल फीस है, आपने भी देखा होगा आपकी स्कूल फीस है वो कुछ 5% 10% हर साल इंक्रीज हो जाती है। अब सोचिए कि अगर स्कूल फीस की तरह आपके जो डेली आइटम्स है, डेली यूज आइटम्स, यूज ऑफ आइटम्स जो आप यूज करते हैं, उनकी प्राइसेस हैं वो 4.3% की बजाय अगर मंथ ऑन मंथ इंक्रीज होना स्टार्ट या ईयर ऑन इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए बाय 10%। तो यू कैन सी हियर कि इन्फ्लेशन कैसे हमारी जो टोटल इनकम होता है, हमारी जो टोटल सेविंग्स होता है उस पर एक इंपैक्ट क्रिएट करता है। तो इस वजह से हम हर मंथली डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं विद द प्रीवियस ईयर डेटा। तो एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, आज हमारा प्रीवियस मंथ हमारा जो 5 महीने का डेटा अगर हम देखते हैं तो इन्फ्लेशन सिर्फ 4.31% से ही इंक्रीज हुआ है इन द मंथ ऑफ जनवरी। सो दिस इज अ गुड न्यूज फॉर अस बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो अराउंड 4% होना चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर एक अच्छा इन्फ्लेशन या इन्फ्लेशन जिसमें इकोनॉमी ग्रो भी कर रही है, एट द सेम टाइम जो कॉमन पर्सन है उसकी जो पॉकेट है उस पर कोई अननेसेसरी का बर्डन नहीं आ रहा, तो इट इज अराउंड 4%। और इट इज एक्सपेक्टेड कि ये 2% से 6% के बीच में रहे। 2% से 6% के बीच में इट इज परफेक्टली मैनेजेबल, बट वी हैव टू ट्राई, इट शुड बी अराउंड 4%। एंड ये जो पर्टिकुलर डेटा मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्टिकुलर कमिटी जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अभी कुछ दिन पहले हमने इस चीज को डिस्कस किया था, एक स्पेसिफिक एमआईटी हमने इस पे बनाया था विच इज बेसिकली कि रेपो रेट जो है वो आरबीआई ने 5 साल बाद जाके देयर इज अ कट इन योर रेपो रेट कट। तो 6.5% थी कई साल से, उसको रिड्यूस करके 6.25%, यानी अराउंड 25 बीपीएस बेसिस पॉइंट्स या फिर 25/100.25 हो जाएगा से इसका रिडक्शन करा गया है। ओके, सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीपीएस, रेपो रेट क्या होता है, तो प्लीज गो थ्रू दैट पर्टिकुलर एमआईटी सीरीज, आपको आपके क्लैट प्रेप के यूट्यूब चैनल पे वो अवेलेबल होगी। एंड यहीं पर हमने एमपीसी को भी डिस्कस किया था कि बिकॉज जो इन्फ्लेशन रेट है इंडिया में वो इस पर्टिकुलर थ्रेशहोल्ड के अंदर में हम उसको एडजस्ट कर पा रहे हैं, इसीलिए देयर इज अ रिडक्शन इन इन्फ्लेशन रेट।
ओके तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझने जरूरी हैं। अब इंडिया के अंदर में जो हमने इन्फ्लेशन कैलकुलेट करा है 4%, 4.3%, ये कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है, कौन सा ऐसा इंडेक्स है, कौन से ऐसे इंडेसेस हैं जो इनको यूटिलाइज किए जाते हैं। तो बेसिकली आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन है, इट इज कैलकुलेटेड थ्रू द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज बेसिकली ऐसा एक मेजरमेंट टूल जो कंज्यूमर लेवल पे, यानी जो फाइनल कंज्यूमर है, जो एकदम एंड में जाके लेट से पार्ले जी के बिस्किट को बाय करे, यानी कि आप और मैं, उस लेवल पे प्राइस में क्या इंक्रीज हुआ है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेजर करता है। तो आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन इज बेसिकली जो बिल्कुल एंड कंज्यूमर पे जाके जो इन्फ्लेशन होता है उसे रिटेल इन्फ्लेशन बोला जाता है, एंड दैट इज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, अगर आप ये पीपीटी देखेंगे तो मैंने उनको सारी जो डेफिनेशंस होती है वो यहां पे राइट डाउन करके भी आपको प्रोवाइड करी है। आगे चलते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि आपका जो रिटेल इन्फ्लेशन है, इट इज मेजर्ड बाय कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका इंडेक्सेस है। Why it is important? Because इंडिया के अंदर में जितनी भी पॉलिसी मेकिंग होती है, मेजॉरिटी ऑफ दोस, वो सारी की सारी रिटेल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, उसको 4% के आसपास रखने के लिए करी जाती है। एंड इट इज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिससे हम रिटेल इन्फ्लेशन मेजर करते हैं, इसलिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स फॉर योर रिटेल इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि जो CPI है, क्या वो एक सिंगुलर टाइप की होती है, या देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ CPIs? तो यस, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ CPI डिपेंडिंग ऑन किस टाइप ऑफ ग्रुप को आप यहां पे मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अर्बन कंज्यूमर्स की बात करता हूं तो जो CPI इंडेक्स में यूटिलाइज करता हूं वो है CPI-U। ओके, तो जो CPI-U है, इस इंडेक्स के अंदर में मैं उन गुड्स और सर्विसेज की वैल्यूज को चेक कर रहा हूं जो अर्बन कंज्यूमर कंज्यूम करता है। ओके, अब CPI में, अब इस पर्टिकुलर इंडेक्स में होता क्या है, इसमें मैं एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अर्बन एरियाज में रहता हूं, कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं, कौन कौन से सर्विसेज हैं जो मैं मंथ ऑन मंथ, ईयर ऑन ईयर यूटिलाइज करता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहां पर वीट भी बाय करता हूं, तो वो भी, उसकी भी प्राइस क्या है, क्या चल रही है, उसमें क्या इंक्रीज है, मैं चेक करूंगा। मैं यहां पे मिल्क भी बाय करूंगा। यहां पे बिकॉज अर्बन एरियाज में मेरा पर्सनल ट्रांसपोर्ट होगा, तो मैं अपने ट्रांसपोर्ट के अंदर में क्या यूटिलाइज कर रहा हूं, उन सबको भी करूंगा। मेरे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो एजुकेशन पे क्या खर्च है, हेल्थ पे क्या खर्च है, ये सब। तो बहुत सारे, नॉट जस्ट 5-6, बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिसको मैं बास्केट करता हूं और उसमें मैं मेजर करता हूं उस इंडेक्स के अंदर में कि इनके अंदर में क्या इंक्रीज है और क्या परसेंटेज इंक्रीज है। उसी बेसिस पे मेरा यहां पे इन्फ्लेशन का वैल्यू निकल के आता है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ अर्बन कंज्यूमर्स का मैं इन्फ्लेशन चेक कर रहा हूं तो मैं CPI अर्बन यूटिलाइज करता हूं। अगर मुझे रूरल एरियाज में इन्फ्लेशन चेक करना है तो मैं CPI रूरल यूज करूंगा। एंड अगर मुझे ऑल ओवर पूरे इंडिया का यूज करना है, नेशनल लेवल पे करना है, तो मैं CPI कंबाइंड यूज करूंगा, CPI कंबाइंड। एंड इंटरेस्टिंगली एंड इंपॉर्टेंटली, जो CPI कंबाइंड है, दिस इज the main index which is utilized by RBI and other government agency to benchmark inflation targeting। तो बेसिकली जो 4% का इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैं वैल्यू एडजस्ट कर रहा हूं, जो मैं जिस चीज को मैं एडजस्ट करना चाह रहा हूं, वो बेसिकली मेरी CPI-C में जो वैल्यू आ रही है, 4% है, 5% है, 8% है, जो भी है, मैं उसको यूटिलाइज करता हूं। तो दिस इज RBI's also preferred choice of index। Okay, so CPI-C is the preferred choice of index for RBI also, and also importantly, it is another organization, NSO, जो आपके सारे इन्फ्लेशन के एक्सेट्रा डेटा को कंपाइल करती है। योर NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, अगेन आई रिपीट, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो आपको GDP का डेटा प्रोवाइड करती है, जो आपको इन्फ्लेशन का डेटा प्रोवाइड करती है। जितने भी ये इंडिसेस आपके सामने देख रहे हैं, ये सब कंपाइलेशन NSO करता है। रिमेंबर, RBI इसको यूज करता है, NSO इसको कंपाइल करता है, पब्लिश करता है। सो NSO इज द ऑथोरिटी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इज द ऑथोरिटी जो मेजरली आपका
GDP data as well as your CPI data, inflation data etc. is compiled by NSO and बहुत भी जो भी स्टैटिस्टिक्स के जितने भी आपके टूल्स होते हैं, एवरीथिंग इज मैनेज बाय दिस ओनली. ओके, अब ये तो हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो रिटेल इन्फ्लेशन के लिए होता है. बट हम जो आपका इन्फ्लेशन होता है उसे सिर्फ रिटेल लेवल पे मेजर नहीं करते हैं, उसे हम होलसेल लेवल पे भी मेजर करते हैं. एंड एज द नेम सजेस्ट, होलसेल इन्फ्लेशन क्या है कि रेदर देन मैं रिटेल इन्फ्लेशन रिटेलर या कंज्यूमर के लेवल पे देख रहा हूं, मैं इसे होलसेलर के लेवल पे देख रहा हूं. तो अभी तक ये फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है, होलसेलर के लेवल तक भी मेरे इकोनॉमी के अंदर में क्या इन्फ्लेशन है वो मेजर करने के लिए मैं होलसेल इंडेक्स यूटिलाइज करता हूं. तो होलसेल प्राइस इंडेक्स बेसिकली which look at the price change at the wholesale level पे है, which means I am actually capturing inflation before they reach the consumer and is not directly used for policy making on retail inflation. तो रिटेल इन्फ्लेशन की जो पॉलिसी मेकिंग होती है उसमें WPI इंडेक्स को मेजर नहीं किया जाता है. इट इज ओनली एट द होलसेल लेवल, यानी कंज्यूमर तक नहीं पहुंचा है अभी तक गुड्स, आपका जो होलसेलर है वहां तक क्या गुड्स के अंदर में इन्फ्लेशन हुआ है उसको मेजर करने के लिए. अब आप सोचेंगे कि सर होलसेल लेवल का क्या रिक्वायरमेंट है, हमें क्यों मेजर करना होता है. तो रिमेंबर दिस, होलसेल लेवल तक जो भी आपका मेजर प्राइस एडिशन होता है विच इज मेजरली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस. होलसेल लेवल के ऊपर पे अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो मेजॉरिटी केसेस के अंदर में 99% केसेस में प्रोडक्शन की जो वैल्यू है, प्रोडक्शन जो करने में जो खर्चा हो रहा है उसमें इंक्रीज हुआ है, इस वजह से हो रहा है. बट जब हम रिटेल इन्फ्लेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर में और भी कई इसके अंदर में मैट्रिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं. फॉर एग्जांपल, होलसेल के बाद ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट क्या है, वहां पे डिफरेंट जो रिटेलर्स हैं उन सबका मार्जिन कॉस्ट क्या है. बट होलसेल के लेवल तक इतना डिस्ट्रीब्यूशन चेन इतना ज्यादा ब्रॉडन्ड नहीं होता है, तो मेजरली जो यहां पे इन्फ्लेशन होता है वो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में होता है. फॉर एग्जांपल कि पार्ले जी का बिस्किट जो है होलसेल लेवल तक अगर उसमें प्राइस इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है विच इज बेसिकली बिकॉज कि शायद पार्ले जी के अंदर में जो रॉ मटेरियल है, जो उसके अंदर में उसको पैक करने का कॉस्टिंग है, उसके अंदर में इंक्रीमेंट हुआ है, बाकी के जो कॉस्ट है वो कुछ भी उसमें ऐड नहीं हुए. बट जब वो होलसेलर के पास पहुंचता है और जब वो डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके अंदर में और भी कई टाइप के इन्फ्लेशंस ऐड हो जाते हैं और भी कई प्राइसेस ऐड हो जाती हैं. तो इसके अंदर में होलसेल में इसको अलग से मेजर इसलिए किया जाता है बिकॉज हमें ये जो प्रोडक्शन का मेथोडोलॉजी है, प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसके लेवल पे हमें बताता है. तो अगर हमारी इकोनॉमी के अंदर में स्टेगनेंसी आ जाती है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो होता है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है अब वो इंक्रीज हो रहा है, यानी हमारा कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्शन मेथड है वो एफिशिएंट नहीं रहा है, हम कंपीट नहीं कर पा रहे हैं. एंड इट्स हाई टाइम कि हम हमारे प्रोडक्शन मेथड को बेटर करें, अदरवाइज ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है आगे जाके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में भी इन्वॉल्व हो जाएगा. ओके, तो ये दो मेन इंडेक्सेस होते हैं आपके जिसमें हम आपके प्राइस राइज को, इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं. इसके बाद एक और टर्म यहां पे गिवन है कोर इन्फ्लेशन. अब कोर इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन को मैं दो तरीके से डिवाइड कर सकता हूं. एक होता है कोर इन्फ्लेशन और एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन. So there is a core inflation and there is a headline inflation. अब core inflation क्या होता है? So core inflation is basically the inflation जो मेरे core sectors के अंदर में है, यानी कि यहां मैं एक्सक्लूड कर देता हूं वो सेक्टर्स जिसके अंदर में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब उसके अंदर में प्राइस का हाई और लो बहुत जल्दी जल्दी होता है. और इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप कभी सब्जी मंडी गए होंगे या फिर लेट्स से आप न्यूज़पेपर में सब्जियों के प्राइसेस को ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ महीनों में यू वुड ऑब्जर्व कि जो टमाटो का प्राइस है वो 30 केजीज था और अब एकदम से 80 केजीज 100 केजीज हो गया है. अनियन जो है जो लेट्स से टिल द प्रीवियस मंथ वाज सेलिंग फॉर लेट्स से 20 रुपीज अ केजी और 30 रुपीज केजी, एकदम से वो 70 केजीज 100 रुपीज केजी तक चला गया. तो यहां पे हम देख रहे हैं कि प्राइस में वोलेटिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, एकदम से कभी 20 हो रहा है, सेम चीज कभी 80 हो रहा है. तो जब हम कोर इन्फ्लेशन को जज करते हैं जिसमें हाई वोलेटिलिटी होती है जिन सेक्टर्स में, उनको हम रिमूव कर देते हैं. तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के कैलकुलेशन में, कोर इन्फ्लेशन के कैलकुलेशन में हम इसके अंदर में फूड का कॉस्ट एंड फ्यूल का कॉस्ट जो होता है
जो वॉलेटिलिटी जिसमें ज्यादा होती है उनको एक्सक्लूड कर देते हैं, और हेडलाइन इन्फ्लेशन के अंदर में हम इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। दैट इज द मेन डिफरेंस। तो हम ये पर्टिकुलर चीज क्यों करते हैं? बिकॉज इसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो इस वजह से एक्चुअल में इन्फ्लेशन क्या है, कोर सेक्टर्स में आपका इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, वो हमें नहीं पता पड़ सकती। इसलिए हम कोर इन्फ्लेशन में, फूड में और फ्यूल के अंदर में जो पर्टिकुलर इन्फ्लेशन है उसको हटा देते हैं, उसको एक्सक्लूड कर देते हैं, और बाकी सेक्टर्स में क्या इन्फ्लेशन है उसको हम यहां पे आइडेंटिफाई करने की ट्राई करते हैं, विच गिव्स अस अ बेटर आइडिया कि लॉन्ग टर्म के अंदर में हमारी इकोनॉमी जो है वो एफिशिएंटली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। ओके, तो ये की इंडेक्सेस होते हैं। अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि रिटेल इन्फ्लेशन हमें मेजर ही क्यों करना है? बिकॉज यहां पे इकोनॉमी के ऊपर पे क्या इंपैक्ट होंगे, वो ही रीजन होंगे कि रिटेल इन्फ्लेशन हमें क्यों आपका मेजर करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन से हमें आइडिया लगता है कि जो लोगों के पास मनी है, जो पैसा है, उसकी आज परचेजिंग पावर क्या है। ओके, अब परचेजिंग पावर क्या है? फॉर एग्जांपल कि समवन, किसी पर्सन की सैलरी अगर 10,000 रुपीज पर मंथ है और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, सो वी नो दिस कि 10,000 रुपीज में जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, नेक्स्ट ईयर उसकी अगर सैलरी 10,000 रुपीज ही रहती है तो उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सेम नहीं रह पाएगा। उसे कहीं ना कहीं अपने बजट में कटौती करनी पड़ेगी, उसे कहीं ना कहीं कमी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं जब रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करके हमें लोगों की परचेजिंग पावर पता पड़ती है, एंड इसी से आप कॉस्ट ऑफ लिविंग को यहां पे कनेक्ट कर सकते हो कि अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, वो भी मेरा इंक्रीज हो रहा है, उसका कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो अगर मेरी सैलरीज, मेरी इनकम उसके साथ कमेंसुरेट नहीं है, उसको मैच नहीं करती है, तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो आपकी गवर्नमेंट्स होती है वो डिसाइड करती हैं कि हमें कहीं पे कुछ बेनिफिट देने की रिक्वायरमेंट है या नहीं। एग्जांपल के लिए कि अभी हमने देखा कि बजट के अंदर में हमने यहां पे इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन दिया है, सो दैट लोगों के पास में मनी जो है वो इंक्रीज हो, उनकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो उनकी कंट्रोल में रहे या उसको वो मैच कर पाए। सेकेंड इज मॉनेटरी पॉलिसी एंड आरबीआई's रोल। तो अगर अगेन ये हमने, अगर आपको डिटेल में समझना है तो प्लीज आप वो MIT सीरीज देखिए। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें हम रेपो रेट, CRR, SLR एक्सेट्रा इन सबको डिसाइड करते हैं रेट्स को, वो भी रिटेल इन्फ्लेशन से ही डायरेक्टली इंपैक्ट होती है। अगेन 4%, 2% से 6% अगर इन्फ्लेशन होता है तो ही हम मॉनेटरी पॉलिसी को एकदम अच्छे से नेचुरली एडजस्ट कर पाते हैं। अदरवाइज हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो बेसिकली इसी से ही डिटरमाइन किए जाते हैं। थर्ड इज इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगेन इसको आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है वो भी रेज हो जाती है, वो भी रेज हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर लेट से मुझे फैक्ट्री लगानी है तो मेरे को बहुत सारे आइटम्स बाय करने, मटेरियल बाय करना पड़ेगा, मुझे लेबर भी करनी पड़ेगी, और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो हर किसी चीज की जो कॉस्ट होगी वो हाई हो जाएगी। इस वजह से क्या होगा, मेरा जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगा। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, ऑल्दो दिखने में इकोनॉमिक ग्रोथ मेरी इंक्रीज हो रही है, बट क्या एक्चुअल में जो मेरी रियल ग्रोथ है, क्या एक्चुअल में वो इंक्रीज हो रही है? द आंसर वुड बी नो, बिकॉज नॉमिनल ग्रोथ तो आपकी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बट एक्चुअल में रियल ग्रोथ नहीं है। अब रियल ग्रोथ क्या होता है? रियल ग्रोथ इज समथिंग जो आपकी वैल्यू एडिशन की वजह से होता है। तो लेट्स से पहले आप टमाटो सेल करते थे, बट अब आप उसका टमाटो केचप बना के कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज्यादा प्राइस मिल रहा है, सेम चीज के लिए आपको ज्यादा प्राइस मिल रहा है बिकॉज आपने उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करा है। तो वो जो वैल्यू एडिशन होता है वो रियल ग्रोथ होती है। और जो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से कि कोई चीज 100 की थी आज 104 को मिल रही है, सेम चीज, कोई वैल्यू एडिशन नहीं है, तो वो आपकी नॉमिनल ग्रोथ हो जाती है। तो यहां पर भी ये कंसेप्ट भी आपके समझने का है। नेक्स्ट इज योर इंपैक्ट ऑन सेविंग्स एंड बोरिंग। अब ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो अगर आप समझिए कि आपने अगर लेट से कभी 100 रुपीज का लोन लिया था, लेट से आपने सिर्फ 100 रुपए का लोन लिया है, आपने बोरो करे हैं 100 रुपए, ओके, और अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो वी नो दिस कि जो चीज आप ₹100 में बाय कर सकते थे, नेक्स्ट ईयर वो सेम चीज बाय करने के लिए आपके 104 रुपीज लगेंगे। विच मीन्स कि ये जो 100 रुपीज आपने बोरो करे थे, आज एकदम सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए इसकी वैल्यू ₹96 ही है।
तो जब आप नेक्स्ट ईयर इस पर्टिकुलर पैसे को पे कर रहे हैं, बोरो करा था आपने, लोन लिया था और आप इसे रीपे कर रहे हैं, तो आपने तो 100 रुपीज लिए थे, अब आप एक्चुअल में अगर उसे कुछ इंटरेस्ट ऐड करके भी पैसा दे रहे हैं, लेट्स से आप ₹100 ही उसको रिटर्न कर रहे हैं, 104 भी रिटर्न कर रहे हैं, तो एक्चुअल में आपने, जो पर्सन है उसने कुछ भी इंटरेस्ट अर्न नहीं करा है। वाई सो? बिकॉज लास्ट ईयर जो 100 रुपए था आज वो 104 हो गया है। लास्ट ईयर जो आपने 100 रुपए दिए थे आज आप 104 दे रहे हैं, तो एक्चुअल में आपने उसे सिर्फ 100 रुपीज ही रिटर्न करें। ठीक है, आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। मैंने जितना सिंपल लैंग्वेज में समझा सकता हूं मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूं आपको कि यही वैल्यू होती है, किस तरह से जो रुपी की वैल्यू होती है वो इरोड होती है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो फिर से समझिए कि अगर आपने किसी से 100 रुपए लिए थे और नेक्स्ट ईयर आप उसे 104 रुपए दे रहे हैं और इन्फ्लेशन लेट से 4% है, तो यहां पे आपने एक्चुअल में उसे 100 रुपीज ही दिए। लेट से लास्ट ईयर 100 रुपीज में ये वो पेन बाय कर सकता था, नेक्स्ट ईयर 104 में वो बाय कर पाएगा, यानी कि लास्ट ईयर वो जो चीज बाय कर पा रहा था इस ईयर भी वो वही चीज बाय कर पा रहा है, यानी कि उसको कुछ फायदा नहीं हुआ है। तो जब भी इकोनॉमी होती है तो आपकी जो बोरोइंग होती है वो उसकी जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है, बट एट द सेम टाइम आपकी जो सेविंग्स होती हैं उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है, विच मींस कि लेट्स से आपने लास्ट ईयर 100 रुपीज सेव करे थे, अब आपने उसे कहीं इन्वेस्ट नहीं करा है, वो आपके ड्रॉअर में रखे हुए हैं, वो आपके लॉकर में रखे हुए हैं। तो यू नो दिस कि जो 100 रुपीज है आज उसकी वैल्यू लेट्स से 96 से 97 ही रह चुकी है, विच मींस आपको उसमें कुछ एडिशन करना पड़ेगा, तब जाके आप सेम चीज को बाय कर पाएंगे। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है तो जो सेविंग्स होती है उसकी वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द फिस्कल इंपैक्ट? जब भी आप यहां पे फिस्कल वर्ड पढ़ें, जब भी आप बजट के अंदर में, इकोनॉमी के अंदर में फिस्कल वर्ड पढ़ें, आप समझ जाना यहां बात गवर्नमेंट की हो रही है। यहां पे गवर्नमेंट की बात हो रही है और गवर्नमेंट की स्पेसिफिकली एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू की बात हो रही है। ओके, तो फिस्कल इंपैक्ट या गवर्नमेंट पे इंपैक्ट क्या होता है? तो जब भी रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो होती है वो सब्सिडीज पे इंक्रीज हो जाती है। व्हाई इट इज इंक्रीज? बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि परचेजिंग पावर जो है, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, उस पे इंपैक्ट डायरेक्टली पड़ रहा है। तो समहाउ लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कम की कम रहे, इसलिए वो स्पेंडिंग जो होती है सब्सिडीज पे इंक्रीज करते हैं, जिससे उनका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कंट्रोल में रहे। दूसरा क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन जो है, यानी कि जो टैक्सेस हैं वो इंक्रीज तो हो रहे हैं। बिकॉज इन्फ्लेशन है तो वो तो इंक्रीज तो हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम उनका एक्सपेंडिचर जो है वो भी तो इंक्रीज हो रहा है। तो रिमेंबर दिस कि लेट्स से टैक्स जो है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, लोगों की सैलरीज तो हाई हो गई, उनके टैक्स ब्रैकेट्स ऊपर चले गए, तो उस वजह से यहां पे टैक्स कलेक्शन तो इंक्रीज हुआ है, बट गवर्नमेंट भी तो एक्सपेंडिचर करती है, तो गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें भी तो इन्फ्लेशन है। तो लेट्स से गवर्नमेंट अगर कोई स्कूल बना रही है तो उसके लिए अगर उसने सीमेंट को यहाँ पे बाय किया तो पहले अगर 100 रुपीज का जो उनका पर्टिकुलर कट्टा था वो अब 105 रुपए का मिल रहा है, तो उसको भी तो हायर एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दोनों के लिए विन लॉस टाइप सिचुएशन हो जाती है। ओके, बट दिस इज बेसिकली द इंपैक्ट ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन ऑन द इकोनॉमी, एंड दिस इज व्हाई we regularly look at or calculate the value of retail inflation in India. Okay, तो हर कोई इकोनॉमी इसीलिए रिटेल इन्फ्लेशन को मेजर करती रहती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो यू मस्ट हैव बीन फॉलोइंग दिस न्यूज की दैट योर प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज इन फ्रांस विद रिगार्ड टू सर्टेन मीटिंग्स एंड सर्टेन डीलिंग्स विद द कंट्री ऑफ फ्रांस, एंड इट इज अ सक्सेसफुल मीटिंग बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दिस आईमैक हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिसी मेजर्स करे जिसके अंदर में न्यूक्लियर प्लांट्स को डेवलप करना, न्यूक्लियर हमारे मिसाइल्स को, इन सबको डेवलप करना, वो सभी इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर में। एंड ये हम एवरीडे जब भी कोई इस टाइप से आपका एग्रीमेंट होता है उसको कवर कर रहे हैं, और आज हम इसमें कवर कर रहे हैं कि इंडिया का, या नॉट जस्ट इंडिया का बट इस रीजन का जो आईमैक प्रोजेक्ट है वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी और इमैनुअल मैक्रोन की मीटिंग से उसको भी अब यहां पे पुश मिल रहा है। अब यहां पे बिकॉज आईमैक प्रोजेक्ट आपका न्यूज में, तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके, बट लेट्स अगेन गो थ्रू आईमैक प्रोजेक्ट। अब इसके अंदर में एडिशन क्या हुआ? सो आईमैक प्रोजेक्ट इज बेसिकली योर इंडिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर। तो ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस आईमैक को हम IMEEC भी बोल देते हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो IMEC लिखा हो, IMEEC लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, उसमें कंफ्यूज मत होना। ओके, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप को ये कनेक्ट करने वाला एक कॉरिडोर बना रहे हैं। तो बेसिकली हम एक ट्रेड कॉरिडोर बनाने की ट्राई कर रहे हैं जिसके थ्रू हम गुड्स को यहां पे ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। एंड दिस पर्टिकुलर कॉरिडोर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव रूट फॉर इंडिया या इंडियन ओशन एंड योर
मेडिटेरियन ओशन का जो ट्रेड होता है उसका एक ऑल्टरनेटिव रूट प्रोवाइड करेगा अपार्ट फ्रॉम द रेड सी रूट और द सूज कैनाल रूट, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज इट इज बीइंग पुश्ड एज अ काउंटर टू द चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, तो जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका एक काउंटर भी ये बनके उभरेगा, इसलिए भी इसको इंडिया के लिए या बाकी की जो इकोनॉमीज हैं जो चाइना से थ्रेटन्ड है उनके लिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। तो यहां पे अभी इसमें अपडेट क्या हुआ, आईमैक भी हम समझेंगे, बट अपडेट क्या है कि इस इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के अंदर में फ्रांस का जो मार्सेली है, जो ये पर्टिकुलर सिटी है, ये भी एक यूरोपियन गेटवे की तरह वर्क करेगा आईमैक के लिए। तो अभी नेक्स्ट पेज पे आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया जाएगा कि आईमैक रूट कौन सा है, उसमें यू विल अंडरस्टैंड कि ये पर्टिकुलर मार्सेल जो है ये कैसे यूरोपियन गेटवे का रोल प्ले करेगा। ओके, तो यहां पे मार्सेल भी जो है वो फ्रांस का आईमैक का अब पार्ट बन चुका है। तो आईमैक क्या है एग्जैक्टली? सो एज आई टोल्ड यू, इट्स अ ट्रेड कॉरिडोर, इट्स एन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो इंडिया को, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को और बेसिकली यूरोपियन कॉन्टिनेंट को इंटरकनेक्ट करेगा। ओके, अब ये जो पर्टिकुलर आईमैक प्रोजेक्ट है, दिस इज बेसिकली ब्रेन चाइल्ड ऑफ इंडिया ओनली। इंडिया वाज द वन जो सबसे ज्यादा इसके लिए पुश कर रहा था और इंडिया ने सक्सेस गेन करी थी जब इंडिया ने G20 समिट को होस्ट करा था 2023 में। ओके, सो 2023 में G20 समिट इंडिया ने न्यू दिल्ली के अंदर में होस्ट करी थी एंड वहीं पर ही आईमैक प्रोजेक्ट को अनाउंस किया गया था। सो इट वाज अनाउंस्ड देयर ओनली एंड इसे एक गेम चेंजर की तरह पेश किया गया था। बेसिकली एक तो अल्टरनेटिव रूट यहां पे प्रोवाइडेड होगा, एट द सेम टाइम जो कंट्रीज चाइना को काउंटर करना चाह रही हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल प्रोजेक्ट बन के आएगा। ओके, तो अब अगर हम आईमैक का अगर एक डायग्राम से समझे तो आईमैक जो है इट इज बेसिकली अ रेल रूट मैरीटाइम रूट। तो रेल यहां पे एक मैरीटाइम रूट भी है और एक रेल रूट भी है, फिर से मैरीटाइम रूट भी है। तो यहां पे ग्रीस तो आ ही गया, आगे ऑल दिस मैप में नहीं है बट यहां आगे जाके आपका फ्रांस होगा। तो अब जो फ्रांस है, फ्रांस का जो मार्सेल है वो भी आगे, तो इटली हो गया बट जस्ट थिंक यहां पे कहीं फ्रांस होगा। ये जो पर्टिकुलर मैरीटाइम रूट है ये मार्सेल तक जाके आपका एक्सटेंड होगा, विच मींस कि ये जो पर्टिकुलर रूट है इसमें वी आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन अ सिंगल पोर्ट ऑफ यूरोप, बट अब हमारे लिए एक ऑल्टरनेटिव पोर्ट भी रहेगा जो फ्रांस के अंदर में। तो अगेन यू कैन सी हियर कि यहां पे जो सबसे इसका ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंडिया से ही इनिशिएट हो रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर रूट है आपको ये इंडिया को डायरेक्ट एक्सेस दे रहा है, इट्स गिविंग अ डायरेक्ट एक्सेस टू यूरोप ऑल्सो। तो यूरोप का मार्केट है, एट द सेम टाइम यहां पे जो ये पूरा का पूरा मिडल ईस्ट है ये भी हम अच्छे से एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं एज अ मार्केट फॉर अस। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये भी अब इंडिया के लिए ओपन हो जाएगा एंड इट वुड बी रॉन्ग टू से कि सिर्फ इंडिया के लिए ओपन होगा। एक बार आप यहां एंटर आ गए, अगर आप इंडियन ओशन में एंटर कर गए तो एवरीवन जो यहां पर है यानी थाईलैंड, सिंगापुर, जितने भी आसियान कंट्रीज हैं उन सब के लिए भी एक ऑल्टरनेटिव रूट यहां पे अवेलेबल होगा। Why I'm saying this is an alternative route? Because currently जो इंडियन ओशन की ट्रेड या इंडिया की ट्रेड यूरोप से होती है वो पूरी की पूरी ट्रेड आपकी थ्रू दिस रूट होती है। ट्रेड जो रेड सी वाला रूट है यहां जाता है, फिर सूज कैनाल है, यहाँ पे सूज कैनाल को क्रॉस करके आपको जाना पड़ता है। अब अभी रिसेंटली जब इजराइल हमास वॉर चल रहा था यमन के अंदर, यहाँ पे ये यमन कंट्री है, यहाँ पे सिविल वॉर चल रहा था, तो ये जो पर्टिकुलर ट्रेड रूट है ये पायरेसी की वजह से थ्रेटन था। इट वॉज थ्रेटन बिकॉज ऑफ पायरेसी। तो यहां पर अब हमने इसका एक ऑल्टरनेटिव भी आपका स्टार्ट कर दिया है विच वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर इंडिया। मोर ओवर ये जो पर्टिकुलर रूट है दिस इज बेनिफिशियल फॉर द ट्रेड पीपल बिकॉज इसका जो कॉस्ट ऑफ ट्रेड है इस पर्टिकुलर रूट से करने का दैट इज ऑल्सो लेस एज कंपेयर टू द अदर ट्रेड रूट। तो ये भी बेनिफिशियल होगा अपार्ट फ्रॉम कि यहां पे हमारे नए मार्केट्स ओपन हो रहे हैं। अब ऑल्दो आईमैक का पार्ट नहीं है बट यहां पे आपका पाकिस्तान है, यहां पे आपका ईरान है और यहां पे इंडिया एक पोर्ट डेवलप कर रहा है विच इज द ग्वादर पोर्ट, सॉरी नॉट ग्वादर पोर्ट, योर चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट, आई एम सॉरी, पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है, चाबहार पोर्ट ईरान में, जो बिल्कुल आईमैक के ही रूट पे लाई डाउन करेगा। यहां पे हम चाबहार पोर्ट को डेवलप कर रहे हैं। सो लेट से आगे जाके अगर रिलेशंस इंप्रूव होते हैं ईरान के, यूएस के, या जो थोड़ा बहुत अभी टर्मोइल चल रहा है जियोपॉलिटिक्स को जब शांत हो जाएगा तो ये जो पर्टिकुलर पोर्ट है ये भी आईमैक के अंदर में यूटिलाइज किया जा सकेगा। ओके, तो पहले तो आप समझिए कि इस पर्टिकुलर जो ये ट्रेड रूट है इसके अंदर में कौन से दो पार्ट्स हैं। तो इसके दो आपके पार्ट्स हैं, एक तो इसके अंदर में है नदर्न रूट, एक जो इसका पार्ट है उसको बोला जाता है नदर्न रूट।
और एक इसमें बोला जाता है ईस्टर्न रूट। ये मुझे उल्टा लिखना चाहिए था। सो दिस इज बेसिकली योर ईस्टर्न रूट, जो बेसिकली आपका एक सी लिंक है फ्रॉम इंडिया टू बेसिकली यूएई। एंड उसके बाद जो ये वाला रूट है, ये नदर्न रूट है आपका, जो आपका यूएई से इनिशिएट होता है और फाइनली ग्रीस के पायरियस पोर्ट जो है वहां तक ये आपका जाके एक्सटेंड होता है। तो दो रूट्स हो जाएंगे आपके। तो यहां से यहां तक तो आपका मैरीटाइम रूट है। उसके बाद आपका रेल एंड रोड लिंक रहेगा। ओके, एंड यू कैन सी द कंट्रीज ऑल्सो। ये पर्टिकुलर पोर्ट्स आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। इंडिया इज पार्ट ऑफ रूट, यूएई इज पार्ट ऑफ रूट, सऊदी अरेबिया इज अ पार्ट ऑफ रूट, इजराइल इज पार्ट ऑफ रूट, ग्रीस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द रूट। तो ये पार्ट ऑफ द रूट है, ये आईमैक के मेंबर्स नहीं है नेसेसरली। रिमेंबर दिस, ग्रीस इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईमैक, दीज आर ओनली पार्ट ऑफ द रूट। रूट सिस्टम जो है, जो जहां जहां से ट्रैवल होगा उन सब कंट्रीज का नाम है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मेंशन नहीं है, बट जो जॉर्डन कंट्री है, दैट हैज आल्सो बिकम, जॉर्डन जो कंट्री है वो भी आपका इस आईमैक का पार्ट बन चुका है। ओके, अब व्हाट आर द की कंपोनेंट्स? सो इसके अंदर में रिमेंबर दिस, सिर्फ ट्रेड के लिए ही हम वर्क नहीं कर रहे हैं। सो देयर वुड बी अ सी रूट, यू कैन सी हियर, दिस इज द सी रूट्स। वी हैव अ रेल एंड रोड नेटवर्क, जो ये बेसिकली सऊदी अरेबिया यूएई को गो थ्रू करता हुआ जाएगा। देयर वुड बी अ रेल एंड रोड नेटवर्क, एंड दिस वुड बी इन एडिशन टू एनर्जी पाइपलाइंस। तो यहां पे एनर्जी पाइपलाइंस भी हम इन पर्टिकुलर रूट्स पे ले डाउन करेंगे। सो दैट वुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस। एंड फाइनली वी आर गोइंग टू क्रिएट अ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो। डिजिटल इंफ्रा जो है उसको भी यहां पे क्रिएट किया जाएगा। ओके, सो बेसिकली हम यहां पे सिर्फ ट्रेड को ही प्रमोट नहीं कर रहे हैं, हम सर्विसेज को भी प्रमोट करेंगे, स्पेसिफिकली और डिजिटल सर्विसेज। तो जिसके लिए डिजिटल इंफ्रा को क्रिएट किया जाएगा। ओके, अब इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं? सो अगेन, रूट की कंट्रीज अलग हो सकती हैं, पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज अलग हैं। फॉर एग्जांपल दीज आर द यूजुअल सस्पेक्ट, तो जो रूट का भी पार्ट आपको दिख रहे हैं, बट इसके अलावा यू हैव यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस ऑल्सो। अब यूएस तो कहीं पर भी इस रूट पे आ ही नहीं सकता है, बट एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर व्हाई इट इज सपोर्टिंग टू काउंटर चाइना, तो उसके लिए यूएस भी इसको सपोर्ट कर रहा है। एंड यूरोपियन कंट्रीज लाइक फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड मेनी अदर कंट्रीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आईमैक। ओके, बट रिमेंबर दिस कि जो रूट कंट्रीज हैं, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। ओके, बट ये जो मेजर कंट्रीज हैं आपकी, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हो जाएंगी आपकी। ओके, सो दिस इज बेसिकली रिगार्डिंग योर आईमैक। तो ये की कंपोनेंट है, ये कंट्रीज हैं। अब इसमें मेन अपडेट क्या हुआ है? मेन अपडेट जो अभी हमने जस्ट पढ़ा, इट इज बेसिकली मार्सेल जो पोर्ट है आपका फ्रांस का, दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बिकम अ यूरोपियन गेटवे फॉर आईमैक नाउ। नेक्स्ट न्यूज पे देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट टू हियर प्लीज ऑन सीईसी अपॉइंटमेंट लॉ नेक्स्ट वीक। तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज थी, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज लास्ट ईयर ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, एंड इस साल भी कंटिन्यू हो रही है, बिकॉज जो नया अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो यहाँ पे पार्लियामेंट ने सजेस्ट किया था या उसको इंप्लीमेंट किया है, उसको फिर से यहाँ पे क्वेश्चन करा गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। लास्ट ईयर ऑल्सो इट वॉज क्वेश्चन इन द सुप्रीम कोर्ट, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लेट्स वेट एंड ऑब्जर्व कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस को जो गवर्नमेंट है वो कैसे यहां पे इन्फोर्स करती है। तो अब फाइनली नेक्स्ट वीक इस पर्टिकुलर जो न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसेस है उसको भी यहां पे क्वेश्चन किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो यहां पे लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स एकदम, और वहां से हम समझेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री क्या है, इसका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या सजेस्ट किया था, पार्लियामेंट ने लॉ बना के क्या किया, और अब उसको क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है। ओके, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वी नो दिस कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इट्स एन ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस यानी इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएटेड है। तो आर्टिकल 324 में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। अब एक आप सब लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि आपके एग्जाम्स में यूजुअली आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते, बहुत कम हुआ है कि कभी कोई आर्टिकल पूछ लिया गया। एंड आर्टिकल भी अगर पूछा जाता है तो वो आर्टिकल होता है जो आपके करंट अफेयर्स का पार्ट बन चुका, बिकॉज न्यूज में बहुत आ रहा है। एंड मेजरली हमने हमारे एक्सपीरियंस में ये देखा है कि जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ मल्टीपल टाइम्स ऑफ रिपीटेशन। तो इतना रिपीटेशन की वजह से सब कुछ याद हो भी जाता है। तो ऑल्दो यहां पे आपको अलग से याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कौन से आर्टिकल में होता है, बट आई एम श्योर कि आप रेगुलरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये किस आर्टिकल में होता है ये आपको याद हो जाता है। तो इन केस अगर ये बहुत ज्यादा न्यूज में है तो समझ जाना कि इस टाइप का आर्टिकल आपको याद करना है।
अदरवाइज आपको बैठ के आर्टिकल्स याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स बिकॉज ऑफ शेयर रिपीटेशन आपको अपने आप याद हो जाते हैं। ओके, तो ये एक ऑटोनॉमस यानी इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका काम है इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो स्टूडेंट कई बार गलत कर देते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट कराता है। बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स को पता होता है कि देयर इज अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड देयर इज अ स्टेट इलेक्शन कमीशन आल्सो, सो प्रोबेबली स्टेट लेवल के इलेक्शंस वो कंडक्ट कराता होगा, बट दैट इज नॉट फुल्ली ट्रू। Why? बिकॉज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट के यानी लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्शंस भी कंडक्ट कराता है, और जो आपके स्टेट लेवल के इलेक्शंस हैं विच मींस विधानसभा और विधान परिषद, जिनको हम लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं। तो वी हैव इलेक्शंस फॉर लोकसभा एंड राज्यसभा एंड वी हैव इलेक्शंस फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो चार तो ये इलेक्शंस हो गए। एंड कई बार स्टूडेंट्स ये भूल जाते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो भी इंडिया के इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, तो वो इलेक्शंस भी आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराता है। सो रिमेंबर दिस कि 6 इलेक्शंस होते हैं जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शंस एंड स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली, और अगर स्टेट के अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके इलेक्शंस भी आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। ओके, तो ये 6 इलेक्शन है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंडक्ट कराने हैं। तो इसके अंदर में आपको यह समझना है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी मेंबरशिप क्या होती है और उनको अपॉइंट क्यों किया जाता है। एंड अपॉइंटमेंट प्रोसीजर आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसको अगर आप समझें कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके जो मेंबर्स होंगे वो लोकसभा, राज्यसभा और बाकी सब इलेक्शंस कराएंगे। स्पेसिफिकली लोकसभा की बात करें, लोकसभा के अंदर में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कि अभी बीजेपी पावर में है और कांग्रेस पावर में, ओके, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो इलेक्शंस कंडक्ट करा रहा है जिससे ये डिटरमाइन हो रहा है कि कौन सी पार्टी है या पार्टीज हैं जो बेसिकली गवर्नमेंट फॉर्म करेंगी। और अगर इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया किसी एक पार्टी को फेवर करता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है अगर दोनों में से एक पार्टी को अगर फेवर करता है तो हमारा जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और अगर वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा तो हमारी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और अगर गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है तो ये जो ऑफिस है ये हर बार कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। तो यहां पे एक साइकिल बन जाती है जिसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में जो मेंबर्स होते हैं विच इज बेसिकली योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड you have 2 election commissioners also, वो न्यूट्रल हों, they should be neutral when it's come to elections। and अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करोगे you would see कि अपोजिशन पार्टी रेगुलरली ये क्लेम करती रहती है कि जो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या करंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये बायस है टुवर्ड्स द रूलिंग पार्टी। तो ये एलिगेशंस लगती रहती हैं, बट व्हाट वी आर मोर कंसर्न अबाउट इज कि वो जो एलिगेशंस है उसमें ट्रुथ कितना है, क्या एक्चुअल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बायस्ड है या नहीं है। तो एक बायसनेस का जो क्लेम है हम सीधे डिफीट कर सकते हैं अगर हम ये शो कर दें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पर्सनल अपॉइंट किए गए हैं वो न्यूट्रल हैं, उनको किसी भी बायसनेस के थ्रू अपॉइंट नहीं किया होगा। इसलिए इसके मेंबर्स कौन हैं, उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गुड डेमोक्रेटिक हेल्थ ऑफ इंडिया। डेमोक्रेटिक हेल्थ के लिए भी वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इंटरेस्टिंगली जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, सो यू शुड नो द डेट ऑल्सो। द डेट इज जनवरी ऑफ 25th। डेट इज 25th ऑफ जनवरी 1950। तो ये पर्टिकुलर जो डेट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि 25th जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं। एंड आई एम श्योर यू वुड बी एबल टू रिलेट। 20 जनवरी 1950 को हमने इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया था, तो उसी को ही कमेमोरेट करने के लिए कोई डेट यहाँ पे सेलिब्रेट करते होंगे। सो व्हाट डे इट इज सेलिब्रेटेड एज, ओके। हाउएवर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 1950 यानी आपके रिपब्लिक डे से, रिपब्लिक जिस दिन हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया, नॉट अडॉप्ट बट हमने उसको इन्फोर्स किया था, उससे एक दिन पहले हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था, ओके। और ये जो पर्टिकुलर बॉडी है दिस इज देयर टू कंडक्ट इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। तो जब हमने 25 जनवरी 1950 को क्रिएट किया गया था, एट दैट टाइम इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी। उस टाइम में देयर वाज ओनली वन मेंबर, एक ही मेंबर होता था एंड दैट वाज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा इसके अंदर में देयर वुड बी वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड एज मेनी इलेक्शन कमिश्नर एज द प्रेसिडेंट थिंक्स फिट। तो प्रेसिडेंट को जितना लगता है उतने इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं इफ रिक्वायर्ड, अदरवाइज देयर वुड बी वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड प्रेसिडेंट के हिसाब से उतने इलेक्शन कमीशन। तो आपका जब हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट किया ओरिजिनली, तो इसके अंदर में सिर्फ एक ही मेंबर होता था विच वाज द सीईसी एंड इट वाज ओनली इन 1989, यानी करीब 30-40 साल बाद हमें ये लगना स्टार्ट हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिंगल मेंबर बॉडी जो है दिस इज नॉट इनफ फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया, इट शुड बी अ मल्टी मेंबर बॉडी। तो 1989 वाज द फर्स्ट टाइम जब आपके प्रेसिडेंट ने थ्रू अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मेंबरशिप को एक्सपेंड किया बाय इंक्लूडिंग 2 more इलेक्शन कमिश्नर्स, 2 और इलेक्शन कमिश्नर। तो 1989 से 1991 तक देयर वाज चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड यू हैड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स आल्सो। बट ये जो पर्टिकुलर 2 इलेक्शन कमीशन थे ये आपके प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से अपॉइंट किए गए थे, तो इनको वापस से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया। बट फाइनली इट वाज रियलाइज्ड लेटर ऑन कि इट वुड बी बेटर ऑफ, द इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू बी बेटर ऑफ अगर इसको हम एक मल्टी मेंबर बॉडी करें। तो 1993 के अंदर में हमने इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट इनेक्ट करा, जिसके अंदर में हमने इसको एक 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। तो अगेन अगर मैं रिपीट करूं, 1950 में इट वाज अ सिंगल मेंबर बॉडी फ्रॉम 1950 टू 1989, 1989 से 1990 तक आपका ये 3 मेंबर बॉडी बना था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से। अगेन इट टर्न बैक टू अ सिंगल मेंबर बॉडी। देन इन 1993 एक लॉ लेकर आए गए एंड अगेन इट वाज कॉन्स्टिट्यूट इनटू अ 3 मेंबर बॉडी विद 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर। ओके, सो अपॉइंटमेंट प्रोसेस बिफोर 2023 लॉ क्या था? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है, रिमेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स जितने भी होते हैं उनको फाइनल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करता था। सो इट वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो सीईसी और ईसीस को अपॉइंट करता था, सीईसीस और ईसीस को अपॉइंट करता था। बट इश्यू कहां से स्टार्ट होता है? यहां से, बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन। यहां पे सीसी एंड ईसी किसे अपॉइंट किया जा रहा है? इट इज बेसिकली दोज पीपल विच आर सजेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पे आपको दिख रहा है कि अपॉइंटमेंट प्रोसेस में न्यूट्रलिटी का जो एलिगेशन है आप लगा सकते हैं। सही है गलत है वो अलग बात है। क्या एलिगेशन में नहीं लगा सकता? बिल्कुल लगा सकता हूं। व्हाई? बिकॉज आप यहां पे देख पा रहे हैं गवर्नमेंट जो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है यूजुअली बाय अ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। जैसे अभी अगर ये प्रोसीजर होता तो कौन यहां पे सीसी ईसी को अपॉइंट कर रहा होता? बेसिकली योर बीजेपी। तो यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर ने, मोदी ने और उनके कैबिनेट ने यहां पे रिकमेंडेशन भेज दी प्रेसिडेंट को, दोज वुड बी द पीपल जो सीसी और ईसी को अपॉइंट करा जा रहा है। अब डोंट यू थिंक कि बीजेपी चाहे ऐसे पर्सन को अपॉइंट ना करे जो इतना करप्ट हो कि वो उनको फेवर करे, बट इट इज स्टिल वेरी मच पॉसिबल कि वो एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करे जो बीजेपी के अगेंस्ट में एक्शन ना ले। एंड ये पर्टिकुलर पॉइंट मैं इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूं क्योंकि लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर जब इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे थे लोकसभा के, तब ये बहुत बड़ा एलिगेशन था जो करंट सीईसी थे उस टाइम के राजीव कुमार, वो बीजेपी के अगेंस्ट में या मोदी जी के अगेंस्ट में एक्शन नहीं ले रहे थे। तो ये एलिगेशंस है, इनको पावर यहां से भी मिलती है कि जो सीईसी से अपॉइंट करे गए हैं वो उसी गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे करे गए हैं जो अब इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रही है। तो यहां पे जो इलेक्शन का एक कैंडिडेट है, इलेक्शन के जो कंटेस्टिंग पार्टीज हैं वो ही यहां पे उनके एम्पायर्स को यहां पे वोट कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों ये प्रोसेस तो जो था ये क्वेश्चनेबल था। तो कई बार इस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्वेश्चन किया गया है एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे एक ऑर्डर भी पास किया, तो उसको भी हम गो थ्रू करेंगे। बट बाकी की डिटेल्स हम देखें, जो आज भी यही होता है, जो टेन्योर है इट इज ऑफ 6 years और अंटिल द एज ऑफ 65 years। तो चाहे सीईसी हो, ईसी हो, उनका जो टेन्योर होता है या तो वो 6 साल का होता है, 6 years का होता है, या फिर टिल देयर रिटायरमेंट एज विच इज 65 years, जो भी पहले आ जाएगी दैट वुड बी द रिटायरमेंट एज। रिमूवल प्रोसेस क्या है? तो सीईसी को बहुत ही टफ तरीके से रिमूव किया जा सकता है। उनके लिए सेम वो प्रोसीजर यूज किया जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने के लिए किया जाता है, विच इज बेसिकली द इम्पीचमेंट प्रोसेस इन पार्लियामेंट। सो इट इज नॉट इजी टू रिमूव अ सीईसी, ओके, बट ईसीस को रिमूव करना बहुत इजी है, विच कैन बी रिमूव ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीईसी। अगर सीईसी रिकमेंड कर देता है कि दीज पर्संस आर नॉट या दिस पर्सन इज नॉट फिट टू बी द इलेक्शन कमिश्नर, देन ऑन दैट सिंपल रिकमेंडेशन जो प्रेसिडेंट होता है वो उस पर्टिकुलर ईसीस को रिमूव कर सकता है। और अंटिल 2023 गवर्नमेंट का सिग्निफिकेंट कंट्रोल था बिकॉज इट वाज बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट रिकमेंडेशन ओनली।
बट अब ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है इसको कई साल से क्वेश्चन किया जा रहा था एंड फाइनली 2023 में एक जजमेंट आता सुप्रीम कोर्ट का, अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट केस, आज भी इंपॉर्टेंट है। एंड अनूप बरनवाल जजमेंट के अंदर में सुप्रीम कोर्ट इस प्रोसीजर को मॉडिफाई कर देता है एंड वो ये कहता है कि सीसी और ईसीस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, सीसीस और ईसीस को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, बट दैट वुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन ओनली। सिर्फ गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे नहीं यहां पे उनको इलेक्ट किया जाएगा, बट इट वुड बी डन बाय द रिकमेंडेशंस गोइंग टू बी प्रोवाइडेड बाय अ हाई लेवल कमिटी। एक कमिटी बनाई जाएगी, कमिटी रिकमेंड करेगी प्रेसिडेंट को कि सीसी और ईसी किसको बनाना है, और इस हाई लेवल कमिटी के अंदर में कौन मेंबर्स होंगे? सो देयर वुड बी द प्राइम मिनिस्टर, जो आपका ऑब्वियसली द चेयरपर्सन भी होगा इस कमिटी का। सो ही इज गोइंग टू बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी। द सेकंड मेंबर इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ अपोजिशन और लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी। तो लोकसभा के अंदर में जो भी लीडर ऑफ अपोजिशन है या लीडर ऑफ लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है, ही इज गोइंग टू बी द सेकंड मेंबर ऑफ दिस पर्टिकुलर अपॉइंटिंग कमिटी। तो यहां पे क्या हो रहा है, एक यूजुअली प्राइम मिनिस्टर एग्जांपल के लिए अभी बीजेपी से है प्राइम मिनिस्टर मोदी, और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? राहुल गांधी है आपके लोकसभा के अंदर में, एंड ही इज फ्रॉम कांग्रेस। तो यहां पे क्या हो रहा है, दो मेंबर्स ऐसे हो चुके हैं जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, विच मींस यहां पे जो भी अपॉइंट किया जाएगा उसमें रूलिंग पार्टी भी इन्वॉल्व है और अपोजिशन पार्टी भी इन्वॉल्व है, जो मेजरली दोनों साइड्स हो जाएंगे। एंड थर्ड पर्सन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थर्ड पर्सन कौन होगा इस कमिटी का मेंबर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, विच या जो ऑफिस है वो तो हम उसको न्यूट्रल ही मानते हैं। ये जो पर्टिकुलर ऑफिस होता है, पर्सन हो सकता है वोट किसी पार्टी को करते हैं, बट इट इज एक्सपेक्टेड कि एज अ ऑफिसर ऑफ लॉ, एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी पॉलिटिकल न्यूट्रल। तो यहां पे जो कमिटी का फॉर्मेशन सजेस्ट किया गया था, इट वॉज वेरी न्यूट्रल। तो यहां पे एक पार्टी का होगा, एक दूसरी पार्टी होगा, एंड थर्ड पर्सन इज अ न्यूट्रल ऑफिस। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि ये जो पर्टिकुलर रिकमेंडेशन होगा ये पॉलिटिकल बायसनेस नहीं हो सकता, इसमें जिनको भी अपॉइंट किया जाएगा सीसी और ईसी वो पॉलिटिकली बायस नहीं होंगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, आई वुड से सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई। उन्होंने ये मान लिया कि जो गवर्नमेंट है वो इस पर्टिकुलर जजमेंट को फॉलो करेगी और इसी टाइप का कुछ लॉ बनाएगी, बिकॉज यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये पर्टिकुलर कमिटी का फॉर्मेशन तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती है। ओके, विच मीन्स फाइनली जो बॉल थी वो वापस से किसके पाले में डाल दी? पार्लियामेंट के पाले में डाल दी, कि जब तक पार्लियामेंट लॉ नहीं बनाती तब तक ये आपकी कमेटी रहेगी। और जैसे ही ये पर्टिकुलर जजमेंट आया, आपकी गवर्नमेंट या पार्लियामेंट एकदम से एक्शन में आ गई एंड वेरी सून एक लॉ बना दिया गया। तो 2023 के अंदर में ही सेम ईयर नया लॉ आता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट 2023, अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, सिलेक्शन एक्सेट्रा वाज प्रोवाइडेड। एंड इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में जो ये पर्टिकुलर जजमेंट है इसको काइंड ऑफ ओवररूल करते हैं कि ओके कि यहां पे हमें एक कमिटी बनानी है, तो यस प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अपॉइंट द सीसी एंड ईसी, बट वो इस कमेटी के बेसिस के रिकमेंडेशन पे नहीं, बट इस कमेटी के बेसिस जो हम बता रहे हैं कमेटी उसके बेसिस पे करेगा। एंड उसकी मेंबरशिप क्या होगी? सो यस देयर इज गोइंग टू बी अ प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन होंगे, एंड यस देयर इज गोइंग टू बी द लीडर ऑफ अपोजिशन और लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी लीडर। तो यहां पे दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के, अपोजिशन का और रूलिंग पार्टी का यहां पे रिप्रेजेंटेशन हो गया है, बट इसका जो थर्ड मेंबर है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं होगा। इट्स गोइंग टू बी द यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय पीएम। अब यहां पे अगर आप समझ पा रहे होंगे, फिर से जो न्यूट्रलिटी है उसको डिस्टर्ब कर दिया गया है। अब ऑल दो यहां पे लीडर ऑपोजिशन तो है, बट यहां पे ये पर्सन और ये पर्सन जो है, ये या तो अगर एग्जाम्पल समझना है तो आज की बीजेपी की जो रूलिंग पार्टी उसका एग्जाम्पल ले लें, तो चेयरपर्सन जो है वो तो ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर होगा जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, एंड जो सेकंड पर्सन होगा कोई कैबिनेट मिनिस्टर, या तो वो बीजेपी का ही पर्सन होगा, जैसे अमित शाह हो सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर हो सकते हैं, या फिर वो कोई मेंबर हो सकता है जो इनके कोalition पार्टनर हो, जैसे कि टीडीपी से कोई पर्टिकुलर पर्सन हो, या जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, ये भी तो बीजेपी के साथ में गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो दो पर्सन है आउट ऑफ दीज थ्री, दीज आर गोइंग टू बी कमिंग फ्रॉम अ सिंगल साइड ऑफ पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, दोनों एक ही साइड की पॉलिटिक्स की बात करते हैं, नॉट दी थर्ड टाइप।
ठीक है, तो यहां पे अगेन न्यूट्रलिटी का जो क्वेश्चन है फिर से अराइज हो जाता है एंड क्रिटिक्स यहां पे यही इसको क्वेश्चन कर रहे हैं कि यहां पे जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है इसकी जो स्पिरिट थी उसको यहां पे आपने वायलेट कर दिया है बाय सजेस्टिंग अ कमिटी जिसके अंदर में अगेन देयर इज नो न्यूट्रलिटी, एटलीस्ट ऑन पेपर न्यूट्रलिटी नहीं दिख रही है। इट इज एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली अगर ये लोग बिल्कुल एथिकली बिहेव करें तो फिर तो कोई भी इसको अपॉइंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी अच्छे पर्सन को अपॉइंट कर सकता है, बट अगर ये एथिकली बिहेव नहीं करें तो यहां पे ये जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है इसको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। ओके तो ये मेजर क्वेश्चन है जो अब वापस ये जो पर्टिकुलर कमेटी का फॉर्मेशन है इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यहां पे क्वेश्चन करा जा रहा है। ओके तो यहां पे जो नया अपॉइंटमेंट प्रोसीजर है दिस अपॉइंटमेंट लॉ नेक्स्ट वीक सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इस पर्टिकुलर जो आपने कमेटी फॉर्मेशन करा है उस चीज को यहां पे क्वेश्चन किया जाएगा। ओके सो लेट्स सी कि अब सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से डिसाइड करती है, जो भी जजमेंट होगा उसको हम फिर से फॉलो करेंगे। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। एवरेज ऑफ 57 लाख स्पेंट बाय ईच कैंडिडेट ऑन लोकसभा पोल कैंपेन एज पर द डेटा। अब यहां पे हमारे पास डेटा आया जो अभी लास्ट ईयर आपके लोकसभा इलेक्शंस हुए थे कि जो हर पर्टिकुलर कैंडिडेट जिसने लोकसभा कैंडिडेट फाइट करा है ऑन एन एवरेज एवरीवन हैज स्पेंट अराउंड 57 लाख रुपीस। तो हर कैंडिडेट ने जो लोकसभा के इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था उसने ऑन एन एवरेज 57 लाख स्पेंड करे। अब रिमेंबर दिस इज एवरेज और इसके अंदर में जितने भी कैंडिडेट से जो जीते या हारे जिनकी जो हम कहते हैं कि उनकी जो सिक्योरिटी थी वो भी यहां पे उनकी जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई, उनकी जो बेसिकली पैसा उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता वो भी उनका सीज हो गया। तो ये सबका टोटल एवरेज है विच मींस यहां पे कुछ लोग होंगे जिन्होंने 57 लाख से ज्यादा करे होंगे, कुछ होंगे जिन्होंने 57 क्या 5 लाख भी खर्च नहीं करे होंगे और उसका एवरेज 57 लाख आ रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर डेटा है दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन फॉर डेमोक्रेसी इन इंडिया। Why? Because अगर ये एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है, एवरेज ही हो जाए बट ये एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा है विच मीन्स रोल ऑफ मनी पावर इन योर इलेक्शन इज वेरी हाई नाउ, विच मीन्स कि अगर आपको इलेक्शन कंटेस्ट करने हैं तो आपके पास में पैसा होना करीब करीब कंपलसरी हो चुका है बिकॉज यू कैन सी हियर कि ऑन एन एवरेज 57 लाख रुपीस पर कैंडिडेट स्पेंड हुए। और अगर हम यहां पे मेजर पॉलिटिकल पार्टीज पे जाएं, उनके कैंडिडेट्स पे जाएं, सो वी नो दिस कि जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर लिमिट होगी उसको भी उन्होंने क्रॉस कर ही दिया होगा। तो देयर इज अ पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर लिमिट जो पर कैंडिडेट यहां पे कर सकता है। बट आई एम श्योर आपने जो ड्राइंग रूम्स की टॉक्स होती है उसमें कभी ना कभी सुना होगा, आपने कभी ना कभी पॉलिटिकल डिस्कशन में सुना होगा कि इस पर्टिकुलर इलेक्शन के अंदर में, इस छोटे से इलेक्शन के अंदर में इतने करोड़ रुपए यहां पे उस कैंडिडेट ने खर्च करे होंगे। सो वी नो द रियलिटी ऑल्सो बट यू शुड नो दिस कि अगर ये पर्टिकुलर रियलिटी और भी ज्यादा एक्सैजरेट हो जाती है या और भी ज्यादा एक्सटेंड हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपके इलेक्शंस के अंदर में विदाउट मनी कंटेस्ट कर पाना, एथिकल ग्राउंड्स पे मॉरली कंडक्ट कर पाना, इलेक्शंस फाइट कर पाना वुड बिकम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और यहां पे कहीं ना कहीं सिग्नल ये जा रहा है कि इफ यू वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स यू नीड अ लॉट ऑफ मनी। तो इसलिए इस डेटा को गो थ्रू करना और इस डेटा के थ्रू ये आगे जाके पॉलिसी मेकिंग कर पाना, एज अ सिटीजन कंट्रीब्यूट कर पाना कि मनी का जो रोल है वो लिमिटेड होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीजों हम फिर कभी डिस्कस करेंगे कि क्या पॉलिसी स्टेप्स हो सकते हैं। हम यहां पे ये समझ लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने या हमारा जो लॉ है एज पर इट आपके जो डिफरेंट इलेक्शंस होते हैं उसमें पर कैंडिडेट की एक्सपेंडिचर लिमिट क्या होती है, बिकॉज यूजुअली दीज आर द क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं और वो जो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर किया जाता है उसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है। ओके तो अगर हम स्टार्ट करें विद द लोकसभा इलेक्शन उसमें क्या एक्सपेंडिचर लिमिट होती है, तो यहां पे डिफरेंशिएट किया गया है बिटवीन लार्ज स्टेट एंड स्मॉल स्टेट। और लार्ज स्टेट और स्मॉल स्टेट्स मैं यहां पे ज्योग्राफी के बेसिस पे नहीं कर रहा हूं, इट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो जो भी मैं यहां पे कैंपेनिंग कर रहा हूं उसका खर्चा भी बढ़ ही जाएगा बिकॉज मुझे लार्जर नंबर ऑफ पीपल्स को यहां कवर करना है। ओके तो लोकसभा का जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर लिमिट है वो लास्ट स्टेट के लिए तो है 95 लाख रुपीस, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जो स्मॉल स्टेट्स हैं और यूटीज हैं उनके लिए 75 लाख रुपीस। ओके तो लार्ज स्टेट्स के लिए 95 लाख और स्मॉल स्टेट के लिए 75 लाख रुपीस, दिस इज द लिमिट फॉर लोकसभा इलेक्शन। और इसको मैनेज कौन करता है, इसको कौन ऑब्जर्व कौन करता है, सो इट इज बेसिकली योर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो मेजरली ये चीज को चेक करता है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन कोई भी इलेक्शन हो अगर वो अपनी एक्सपेंडिचर लिमिट को क्रॉस करता है तो यहां पे कोई पेनल्टी नहीं लगती है, यहां पे उसे सीधे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो अगर किसी स्टेट में 95 लाख रुपीस की लिमिट है और उस पर्सन
ने 96 लाख रुपीस खर्च करे हैं और ये चीज प्रूव हो जाती है, तो चाहे वो एमपी का इलेक्शन जीत जाए, लोकसभा का इलेक्शन जीत जाए, ही और शी वुड बी डिस्क्वालीफाइड टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो लॉ तो है वो इतना टफ है आपका। ओके, तो लोकसभा इलेक्शंस के अंदर में ये लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा के जो इलेक्शंस होते हैं इसमें स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर में जो विधानसभा की लिमिट थी इट वाज 40 लाख रुपीस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर कैंडिडेट। तो एक कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 40 लाख रुपीस खर्च कर सकता है एंड यूजुअली स्टेट असेंबली इलेक्शन पे डिपेंड करता है। सो इट इज अराउंड फ्रॉम 40 लाख टू 75 लाख रुपीस पर कैंडिडेट डिपेंडिंग ऑन द स्टेट साइज। स्टेट के साइज पॉपुलेशन के बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि उसके सब ज्योग्राफी इज आल्सो इंक्लूडेड, बट 40 लाख से 75 लाख पर कैंडिडेट कुड बी द एक्सपेंडिचर लिमिट। एंड आई एम श्योर आप ये नंबर पढ़ के समझ गए होंगे कि विधानसभा असेंबली इलेक्शन में तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। एमएलए के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें बहुत ज्यादा पैसा यूटिलाइज किया जाता है। ओके, तो लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के हो गए। अब जो आपके लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं उसमें भी एक्सपेंडिचर लिमिट है। फॉर एग्जांपल अगर पंचायत इलेक्शंस की बात करी जाए, जैसे ही लोकल बॉडी इलेक्शंस होंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन हो जाएगा। 6 इलेक्शंस है, अभी जस्ट हमने पढ़ा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। पंचायत म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। तो यहां पे स्टेट इलेक्शन कमीशन भी ऑब्जर्व करता है कि कोई एक्सपेंडिचर लिमिट क्रॉस ना करे। तो आपके ग्राम पंचायत के इलेक्शन में 1 to 3 लाख रुपीस और जिला परिषद के अंदर में 5 to 10 लाख रुपीस की लिमिट है। म्युनिसिपैलिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट हो तो उनकी साइजेस बड़ी होती हैं। तो म्युनिसिपल काउंसिल या नगर पंचायत लेवल यानी स्मॉलर एरियाज के लिए, ट्रांजिशन एरियाज के लिए जो पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज होती हैं उसमें एक्सपेंडिचर लिमिट है 5 लाख टू 15 लाख रुपीस। 5 lakh to 15 rupees per candidate depending on the size of the constituency and municipal corporation में about 20 lakhs to 50 lakh rupees per candidate होता है depending on the size of the city या simple constituency। तो उसके बेसिस पे डिटरमाइन होता है कि आपकी एक्सपेंडिचर लिमिट क्या होगी। अब यहां पे लोकसभा की, लेजिस्लेटिव असेंबली की, पंचायत म्युनिसिपैलिटीज की हमें एक्सपेंडिचर लिमिट पता पड़ चुकी है। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर लिमिट? जो राज्यसभा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ये मैं आंसर नहीं कर रहा हूं, बहुत सिंपल सा आंसर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल में, एक हिंट देता हूं, राज्यसभा के अंदर में आपके जो एमएलए होते हैं वो वोट करते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर में एक पूरा इलेक्टोरल कॉलेज होता है जो वोट करता है। और यहां पे जो इलेक्शंस होते हैं उसमें क्या एक्सपेंडिचर लिमिट होती है। एंड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होते हैं उसके अंदर में प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट अपने कैंपेनिंग पे कितना खर्चा कर सकते हैं, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर लिमिट। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, बहुत इजी से आंसर हो जाएंगे आपके। ओके, तो ये हो जाएंगे। अब की फीचर समझ लो कि भाई जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर होता है उसके अंदर में क्या क्या इंक्लूड होता है, कौन सा एक्सपेंडिचर है जो वो रिमूव कर सकते हैं कि भाई ये काउंट नहीं होता है। तो सिंपल सा आंसर ये है कि कोई भी एक्सपेंडिचर जो इलेक्शन में करा जा रहा है, जो भी एक कैंडिडेट अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में कर रहा है, कुछ भी एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता है। जो भी आप अपने इलेक्शंस में कर रहे हो कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होता है। तो अगेन कोई क्वेश्चन आ जाए एबीसीडी में कि भाई ये जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है ये इंक्लूड नहीं होगा क्या, इस टाइप से कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो समझ लेना इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सारा जो आप इलेक्शन कर रहे हो, पब्लिक रैली कर रहे हो, एडवर्टाइजमेंट, बैनर, पोस्टर्स, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, अगर जो चाय कॉफी भी पिलाई जा रही है वो सब भी आपके कैंडिडेट के कैंपेनिंग के कॉस्ट में इंक्लूड होगा। डिजिटल कैंपेन जो आप करते हो, सोशल मीडिया, ऑनलाइन एड्स, ये सब भी आपका करा जाएगा। अब वी नो दिस कि आपके जो इलेक्शंस होते हैं उसमें इससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। एंड वी नो दिस कि बीजेपी, कांग्रेस, पॉलिटिकल पार्टीज ये तो अपना भी अलग से खर्चा करती हैं। तो वी नो दिस कि लेट्स से कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट जो कंटेस्ट कर रहा है उसके अगर नरेंद्र मोदी वहां पे कैंपेनिंग करने या रैली करने आते हैं तो उस एक रैली का जो कॉस्ट होता है वो 20 लाख से 30 लाख तक चला जाता है। सो वी नो दिस कि अगर एक प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2 या 3 रैली कर दी तो उसमें जो पूरा कैंडिडेट का एक्सपेंडिचर है वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये समझने की बात है कि ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर लिमिट है ये एक्चुअल में बायसनेस है, ये एक्चुअल में बायस्ड है अगेंस्ट द इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। Why? Because जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्सपेंडिचर करती हैं, फॉर एग्जांपल कांग्रेस और बीजेपी ने अगर किसी कैंडिडेट की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई भी इलेक्शन का खर्चा करा है तो पॉलिटिकल पार्टीज जो एक्सपेंडिचर करती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज का जो एक्सपेंडिचर होता है दैट इज नॉट एडेड इनटू द एक्सपेंडिचर लिमिट, विच मीन्स कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कितना भी खर्चा कर सकती हैं, उनकी कोई एक्सपेंडिचर लिमिट नहीं है।
कैंडिडेट की, पर कैंडिडेट की इलेक्शन लिमिट है, बट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। तो लेट्स से कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें कोई लोग, मेरे बीजेपी से कोई पर्सन कंटेस्ट कर रहा है, तो वहां पे अगर जितने भी बैनर्स हैं अगर वो बीजेपी लगा रही है तो वहां पे उस पर्टिकुलर कॉस्ट को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा। तो यहां पे ये भी समझने की बात है, बट जो भी कॉस्ट होता है, जितना भी एक्सपेंडिचर होता है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन द इलेक्शन अपार्ट फ्रॉम एक्सपेंडिचर डन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये हो जाएगा। एंड अगर कैंडिडेट एक्सीड करता है तो दे मे फेस डिस्क्वालिफिकेशन। ओके, सो रिमेंबर दिस। अगर आपने इस कॉस्ट को इंक्रीज कर दिया 95 लाख से, जैसे एग्जांपल के लिए लोकसभा इलेक्शन में लास्ट स्टेट्स में, तो अगर आपने 96 लाख खर्च कर दिए तो आप सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, इसके अलावा एक अलग से पॉइंट मैंने ऐड करा है, विच इज बेसिकली कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलता है, जब इलेक्शन का कैंपेनिंग चल रहा होता है, तो उसमें कोई भी इलेक्शन पर्सनल है या उनका कोई भी एजेंट पार्टी कैडर है, वो 50,000 से ज्यादा कैश लेके कैरी नहीं कर सकता है और 10,000 से ज्यादा का मटेरियल वो कैरी नहीं कर सकता है। अगर इससे ज्यादा का खर्चे का मटेरियल है तो वो सारा का सारा सीज कर दिया जाता है बाय द इलेक्शन ऑफिशियल्स। तो इलेक्टोरल ऑफिशियल जो होते हैं वो उसको सीज कर लेते हैं अगर 50,000 कैश से ज्यादा मिले या 10,000 से ज्यादा का कोई भी पॉलिटिकल मटेरियल मिले। तो ये भी एक पार्ट है आपके इलेक्शन प्रोसीजर का। ओके, सो अब आप समझ पा रहे होंगे कि एवरीवन जो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है वो इससे बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। और यहां पे एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर आप फ्यूचर में इलेक्शंस कंडक्ट करना चाहते हैं तो आपका रिच होना या आपके कनेक्शन होना, एटलीस्ट रिच कनेक्शंस होना जो आपको मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज विदाउट मनी पावर दिस इट हैज बिकम वेरी टफ टू कंटेस्ट इलेक्शंस नाउ। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्शन एक्सपेंडिचर का। अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स इंडियन एक्सप्रेस एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर केस। आपका एक इंडियाज गॉट लेटेंट करके एक शो आता था जिसमें रणवीर इलाहाबादिया, जिनका एक यूट्यूब चैनल है बियर बाइसेप्स, उन्होंने कुछ क्रॉस कमेंट करे थे और उस वजह से उनके ऊपर पे कई सारे केसेस फाइल करे गए हैं। एंड नॉट जस्ट ऑन हिम, जो उस पर्टिकुलर शो के क्रिएटर हैं समय रैना, उनके अगेंस्ट में भी ऑब्स्सिनिटी के लॉ के अंदर में भी केसेस फाइल करे गए। सो ऑल्दो मुंबई के अंदर में कोई एफआईआर यहां पे फाइल नहीं हुई है, बट असम गवर्नमेंट ने, असम की पुलिस ने वहां पे एफआईआर फाइल कर दी है, कंप्लेंट को फाइल कर दिया गया है और अब उस पे इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि व्हाटएवर द कमेंट्स मेड देयर वर, और मैं उन कमेंट्स को रिपीट नहीं करूंगा, स्टेटमेंट्स को रिपीट नहीं करूंगा, बिकॉज दे वर एक्चुअली वल्गर इन अ सेंस, बट वर दे ऑब्सीन आल्सो अंडर लॉ, वर दे ऑब्सीन आल्सो, दैट इज द क्वेश्चन व्हिच वी हैव टू आंसर। सो आपको यहां पे ये समझना है कि कोई चीज वल्गर हो सकती है, कोई स्टेटमेंट क्रॉस हो सकता है, अब्यूजिव हो सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि वो अंडर लॉ ऑब्सीन भी हो और पनिशेबल बाय लॉ भी हो। तो आपको यहां समझना है कि इंडिया के अंदर में लॉ ऑफ ऑब्सीनिटी क्या है। ओके, तो सबसे पहले आपके लीगल प्रोविजंस क्या है, केस हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत शॉर्ट के अंदर में। तो उसके जो कमेंट्स है जो आपने ऑनलाइन सोशल मीडिया पे करे, क्या वो आपके ऑब्स्सिनिटी के लॉ में फॉल करते हैं नहीं करते। एक चीज और आपको समझनी है कि चाहे स्टेटमेंट पब्लिक में करे जाए, चाहे स्टेटमेंट टीवी पे करे जाए, चाहे स्टेटमेंट प्रिंट में करे जाए और चाहे स्टेटमेंट ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू करे जाए, हर किसी चीज पे आपका लॉ अप्लाई होता है। मोर ओवर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप डिजिटल मीडिया पे कोई ऑब्सीन मटेरियल पोस्ट करते हो या ऑब्सीन कमेंट्री करते हो तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो लेवल ऑफ पनिशमेंट है वो हायर है। तो आपको ज्यादा पनिशमेंट मिलती है अगर आप ऑनलाइन मीडिया के थ्रू या डिजिटल मीडिया के थ्रू इस टाइप का कोई एक्ट करते हो। तो आपके लीगल प्रोविजंस क्या है? सो आई एम श्योर यू आर अवेयर कि जुलाई 1, 2024 से अब आपके भारतीय न्याय संहिता लगता है। बट द गुड थिंग इज कि जिन्होंने आईपीसी भी अगर पढ़ा है तो आज भी जो सेम ऑब्स्सिनिटी का लॉ आईपीसी में था, सेम वर्ड बाय वर्ड हमने उसको बीएनएस में कर लिया। एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए विच इज कि पहले 292 आईपीसी में ऑब्स्सिनिटी डिफाइन थी, अब आर्टिकल या सेक्शन 294 है जिसके अंदर में आपके ऑब्स्सिनिटी को डिफाइन करा है। और ऑब्स्सिनिटी को डिफाइन कैसे किया गया है तो ये वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। सो दिस पर्टिकुलर सेक्शन पनिशेस दोस हु सेल, या तो बेचते हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ भी ऐसा एडवर्टाइज करते हैं या ऑब्सीन मटेरियल से कोई प्रॉफिट कमाते हैं। ओके, सो हो सकता है आपने उसको क्रिएट नहीं करा है, आप उसके अंदर में डायरेक्टली उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में नहीं है, बट आप किसी सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है जहां से आपको उस ऑब्सीन मटेरियल से प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं, आप एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप सेल कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑब्सीन मटेरियल को, तो आप इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर में सेक्शन 294 के अंदर में यू आर गिल्टी ऑफ ऑब्स्सिनिटी।
बट यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की बात यह है कि ऑब्ससीनिटी होती क्या है। तो यहां पे जो कमेंट्स थे क्या वो ऑब्सीन थे या वो सिर्फ वल्गर थे, ये आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। एंड ऑब्ससीनिटी इज व्हाट? इट इज अ मटेरियल दैट इज लेसिवियस, अपील्स टू प्रूरिएंट इंटरेस्ट और डिप्रेव्स एंड करप्ट्स रीडर्स और व्यूअर्स। तो रिमेंबर दिस कि वो ही मटेरियल ऑब्सीन माना जाता है, शॉर्ट में अगर मैं समझाऊं, वो ही मटेरियल ऑब्सीन माना जाता है कि जो उसको व्यू कर रहा है, जो उसको रीड कर रहा है, उसका माइंड करप्ट हो जाए, उसकी जो सेंसेस हैं वो डिप्रेव होती हैं। किस सेंस में? कि ही और शी गेट सो इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस कि वो जो ऑब्सीन मटेरियल है उससे इन्फ्लुएंस होके उस टाइप का कोई एक्ट कमिट करे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आपको कोई सेक्सुअल कंटेंट शो कर रहा हूं, सो यू हैव सेक्सुअल अराउजल एंड उसकी वजह से आप कोई सेक्सुअल क्राइम या सेक्सुअल एक्ट कमिट करो, तो अगर कोई भी मटेरियल इस टाइप का होता है तो उसको हम यहां पे ऑब्ससीनिटी की डेफिनेशन में पुट अप करते हैं। तो यहां पे सिंपल क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है इस पर्टिकुलर केस के अंदर में कि रणवीर इलाहाबादिया ने जो कमेंट्स करे हैं क्या वो आपको इस तरीके से आपको डिप्रेव करते हैं या वो यहां पे आपके माइंड को करप्ट करते हैं, नहीं करते हैं। इस बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं कि वो जो पर्टिकुलर कमेंट्स थे वो आपके ऑब्सीन थे या वो सिर्फ वल्गर कमेंट्स थे। एंड इन केस आप इसको वायलेट करते हो तो अंडर दी भारतीय न्याय संहिता आपको 2 साल की पनिशमेंट या एंड ऑल्सो फाइन ऑफ 5,000 रुपीज तक फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स को प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर आप इसको रिपीट करते हो तो अब फाइन का प्रोविजन नहीं है, द ओनली पेनल्टी विथ यू इज कि आपको इंप्रिजन किया जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका भारतीय न्याय संहिता के क्या आपका लॉ है। और सिमिलरली वी हैव दिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आल्सो, जिसके अंदर में और भी ज्यादा सीवियर प्रोविजन है। तो जो सेक्शन 67 है आपकी आईटी एक्ट 2000 का, उसके अंदर में अगर आप कोई भी ऑब्सीन मटेरियल को पब्लिश करते हो या ट्रांसमिट करते हो, यानी आप उसको शेयर भी करते हो, तो वो आपका प्रोहिबिटेड एक्ट है और इसके अंदर में आपको 3 साल की पनिशमेंट हो सकती है एंड अ फाइन ऑफ 5 लाख फॉर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स। तो यहां पे 5,000 10,000 का नहीं, सीधे 5 लाख रुपीस का फाइन है एंड प्लस अप टू 3 इयर्स का इंप्रिजनमेंट है इवन फॉर अ फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। तो रिमेंबर दिस कि अगर आप ऑनलाइन मटेरियल इस टाइप से ऑब्ससीनिटी को शेयर करते हो तो आपको पनिशमेंट एंड फाइन बहुत हाई लेवल का है। बट इसमें ऑब्ससीनिटी की डेफिनेशन क्या है? सो द डेफिनेशन इज सेम जो आपके सेक्शन 292 में प्रोवाइडेड है। अगर कोई भी ऐसा एक्ट है जो आपको किसी पर्सन को, जो रीडर है उसको देख रहा है, व्यूअर जो है उसको वहां पे डिप्रेव कर रहा है, उसके सेंसेस को, उसको माइंड को करप्ट कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है टू डू करप्ट एक्टिविटीज, तो वो पर्टिकुलर मटेरियल ऑब्सीन होता है। ओके, तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब वी नो दिस कि ये जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है, ये कई बार इस पे केसेस भी फाइल होंगे, तो यहां पे कोर्ट का इंटरप्रिटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो पर्टिकुलर इवोल्यूशन हम इसलिए भी पढ़ रहे हैं बिकॉज इसके ऊपर पहले लीगल रीजनिंग में आपके क्लैट के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है, हिकलिन टेस्ट और कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट के ऊपर पे, टू बी एग्जैक्ट आपके क्लैट के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो बिकॉज ऑब्ससीनिटी फिर से आपके न्यूज के अंदर में है, तो फिर से इसके ऊपर पे लीगल रीजनिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर पे जीके के अंदर में भी क्वेश्चन आ सकता है और रीजनिंग के अंदर में भी पैसेज बन के आ सकता है। तो इसलिए इस इवोल्यूशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अगर हम अर्ली अप्रोच पे जाएंगे, शुरुआत में हम जो अप्रोच थे दैट वाज बेसिकली द हिकलिन टेस्ट। व्हाट इज हिकलिन टेस्ट? तो एक केस है यूके का, क्वीन ऑफ इंग्लैंड वर्सेस हिकलिन, यूके का 1868 का टेस्ट है और इसी पर्टिकुलर टेस्ट को अप्लाई किया गया था रणजीत दे उडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। रणजीत दे उडेसी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में इसी टेस्ट को इंडिया में भी अप्लाई करा। सो व्हाटएवर इज द हिकलिन टेस्ट, इट वाज एप्लीकेबल इन यूके एंड इट वाज एप्लीकेबल इन इंडिया आल्सो। एंड ऐसा नहीं है कि 1868 में इंडिया में अप्लाई होता, 1964 के अंदर में आपका जो कोर्ट था उसने इस बेसिकली एक्ट को, इस बेसिक टेस्ट को इंडिया में भी एप्लीकेबल कर दिया था। एंड इट वाज बेसिकली रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर बुक बैनिंग, कि एक पर्टिकुलर बुक है जो आपकी इटली में रिलीज हुई थी, फ्रांस में, फिर यूके में, एंड फाइनली जब वो इंडिया में रिलीज हुई तो इट वाज द क्वेश्चन अगेन इन फ्रंट ऑफ कोर्ट कि ये जो पर्टिकुलर बुक है ये ऑब्सीन है या नहीं है। और बिकॉज उसके अंदर में बहुत कुछ सेक्सुअल कंटेंट था, सेक्सुअल मटेरियल था, तो कोर्ट के पास ये क्वेश्चन था कि कोर्ट इस पर्टिकुलर मटेरियल को ऑब्सीन डिक्लेयर करेगा या नहीं करेगा। और यहां पे जो ऑब्सीनिटी की डेफिनेशन कोर्ट ने यूटिलाइज करी विच वाज दिस कि अगर कोई पर्टिकुलर बुक है उसका कोई भी पार्ट, सो लेट्स से देयर इज अ 100 पेज बुक और उस 100 पेज की बुक में लेट्स से 2 पेजेस ऐसे हैं जो पेजेस के वर्क इस टाइप का है कि वो दे हैव अ टेंडेंसी टू डिप्रेव और करप्ट ससेप्टेबल माइंड्स लाइक चिल्ड्रन और द वीक माइंडेड, इट वाज ऑब्सीन।
तो सिंपली कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी किसी भी बुक का या कोई भी टोटल मूवी का या कंटेंट का कोई भी पार्ट, कुछ भी ऐसा पार्ट ऐसा है जो भी उस पर्टिकुलर बुक को पढ़ेगा या उस पर्टिकुलर मटेरियल को देखेगा, अब इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एडल्ट मूवी और चाइल्ड उसको वॉच करे, चिल्ड्रन उसे वॉच करे, चाइल्ड उसे वॉच कर रहा है, तो अगर उस पर्टिकुलर बच्चे का या उस पर्टिकुलर पर्सन का माइंड जो है वो डिप्रेव हो सकता है या करप्ट हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर मटेरियल को हम ऑब्सीन डिक्लेयर कर देंगे। यानी कि कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई मटेरियल अगर किसी को भी करप्ट कर सकता है, कोई मटेरियल लेट्स से उनके लिए है भी नहीं, कोई पर्टिकुलर एडल्ट मूवी है जो चिल्ड्रन के लिए है नहीं, बट अगर उसे कोई चाइल्ड वॉच करता है और उसका जो माइंड है वो डिप्रेव होता है या करप्ट हो जाता है, उसका ससेप्टिबल माइंड है वो इस टाइप की चीज करप्ट हो सकता है, और अगर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ करप्शन तो उस मटेरियल को ऑब्सीन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यहां पे कोर्ट ने क्या बोला कि इस वजह से क्या हुआ कि आपके जो फिल्म मेकर्स थे, आपके जो मूवी बनाने वाले थे और आपके जो बुक्स को पब्लिश करने वाले थे, वो सेंसरशिप में इन्वॉल्व हो गए, एक्सेसिव सेंसरशिप, विच इज बेसिकली कि कोई भी ऐसा मटेरियल जिसको आप जो बेसिकली ऑब्सीन डिक्लेयर की पॉसिबिलिटी भी है, उन सबको वो पहले से ही प्री सेंसरशिप करना स्टार्ट कर दिया। एंड आइसोलेटेड पोर्शन वर जज आउट ऑफ कंटेक्स्ट, यानी कि मुझे मतलब नहीं है कि उस पर्टिकुलर सीन का क्या कंटेक्स्ट है, उस पर्टिकुलर पैराग्राफ का वो क्या कंटेक्ट है। फॉर एग्जांपल कि एक मूवी के अंदर में जो रेप के अगेंस्ट में यहाँ पे कुछ लेसन देना चाहती है, अगर उस पर्टिकुलर मूवी में शुरुआत में देयर इज अ रेप सीन और वो रेप सीन को मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट देखूं, सो इट्स बेसिकली अ सेक्सुअल इंसिडेंट बीइंग रिकॉर्डेड, तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को भी मैं आउट ऑफ कंटेक्स्ट जज करूंगा और उस पर्टिकुलर पूरी मूवी को मैं यहां पे ऑब्सीन डिक्लेयर करके इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में पनिशेबल कर दूं। ओके, सो दिस वाज द लॉ इन द इनिशियल स्टेज। तो पहले यही लॉ था, बट फिर उसके बाद में वर्ल्ड ओवर देयर वाज अ चेंज। तो आपका एक केस है रॉथ वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स, 1957 का केस है, जिसके अंदर में एक नया टेस्ट अप्लाई किया जिसे हम रॉथ टेस्ट भी बोलते हैं या कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोलते हैं, CST, कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट भी बोलते हैं। एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि कोई भी मटेरियल ऑब्सीन है या नहीं है, इट वुड बी जज बाय द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स, कि जो उस टाइम की प्रेजेंट कम्युनिटी है और जिस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए वो पर्टिकुलर मूवी या पर्टिकुलर बुक बनाई गई है, उसके स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे जज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से देयर वाज सम एक्ट लाइक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर गर्ल्स ओपन में स्कर्ट पहनती थी तो उसको भी हम गलत तरीके से देखते थे कि दिस इज नॉट समथिंग विच इज पार्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर, बट वी नो दिस कि आज वो हमारा पार्ट बन चुका है हमारे सोसाइटी का, इट्स पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स आल्सो, कम्युनिटी में एक्सेप्टेबल है। तो लेट्स से कि उस टाइम में इट वुड हैव बीन अ क्राइम कि अगर कोई स्कर्ट पहनता है, तो वी नो दिस कि आज के टाइम में वो क्राइम नहीं होगा बिकॉज वो कम्युनिटी के स्टैंडर्ड्स में। थोड़ा सा बहुत डिफरेंट टाइप का एग्जांपल है, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव सिंप्लीफाई इट एज सिंपल एज पॉसिबल, जो सबके समझ में आए। तो कोई चीज पहले गलत थी, आज हो सकता है वो आज के टाइम में एक्सेप्टेबल हो। तो अगर कोई चीज पहले गलत थी तो हम उस टाइम के टेस्ट को अब अप्लाई नहीं करेंगे। आज के टाइम में हम ऑब्सिनिटी को डिफाइन ना कि हिकलिन टेस्ट पे, यानी कि मैं इस पर्टिकुलर मेजर पे जज नहीं कर रहा हूं कि अगर उस बुक को या उस पर्टिकुलर मूवी को कोई भी देखता है तो उसको डेप्रिवेशन हो सकता है, उसका माइंड करप्ट हो सकता है, बट आई एम गोइंग टू लुक एट ऑन फ्रॉम द आईज ऑफ द करंट कम्युनिटी। तो जिस पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए वो पर्टिकुलर बुक या मूवी है, जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर में उस पर्टिकुलर चीज को देखा जा रहा है, उस बेसिस पे मैं जज करूंगा कि कोई पर्टिकुलर जो चीज है वो मेरी ऑब्सीन है या नहीं। एंड इंडिया के अंदर में वेरी रिसेंटली 2014 के अंदर में ही ये पर्टिकुलर टेस्ट को अब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, विच मीन्स कि रेदर देन अप्लाइंग द हिकलिन टेस्ट, इंडिया में भी अब हम ऑब्सिनिटी को जज करने के लिए कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को यूटिलाइज करते हैं। और यहां पे एक एग्जांपल मैंने दिया है बोरिस बेकर वाला जो केस है, एंड दिस केस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसी केस के बेसिस पे आपके क्लैट के अंदर में क्वेश्चन आया था। एंड यहां पे फाइनली ये जज किया गया कि ऑल दोस पिक्चर के अंदर में उस पर्टिकुलर मैगजीन के अंदर में देयर वाज अ न्यूड पिक्चर ऑफ बोथ दिस पीपल्स, बट अगर मैं कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट अप्लाई करूं एंड अगर मैं उस एज अ मटेरियल एज अ होल उसे ऑब्जर्व करता हूं, सो इसके अंदर में कुछ भी ऑब्सीन नहीं था, इसमें न्यूडिटी थी, बट दैट वाज नॉट ऑब्सीन बिकॉज यहां पे मैसेज कुछ और था। एंड व्हाट वाज द फाइनल मैसेज? द मैसेज वाज कि लव इज अबव हेट। यहां पे बोरिस बेकर हु वाज अ वाइट पर्सन, इनकी फियांसे जो थी शी वाज अ ब्लैक पर्सन, एंड दे वर सेइंग दैट द स्किन कलर डज नॉट मैटर, लव जो होता है इट्स अबव हेट, और जो ये अपार्थाइड है, आपका जो डिस्क्रिमिनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्किन कलर, दिस शुड नॉट एग्जिस्ट एनी मोर बिकॉज व्हाट मैटर्स इज व्हाट इनसाइड अ पर्सन। इनसाइड मतलब उसके अंदर क्या है बॉडी के, वो
वो मैटर करता है, ना कि द स्किन कलर ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। सो दैट वाज द मैसेज, और इस बेसिस पे कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट के हिसाब से अप्लाई किया गया और अब उसे जज नहीं किया गया है। अब व्हाट अबाउट ऑब्सीनिटी इन डिजिटल कंटेंट, तो एक पर्टिकुलर सीरीज थी यूट्यूब पे थी कॉलेज रोमांस करके, उसको भी क्वेश्चन किया गया कि यहाँ पे ये वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट यहाँ पे बातें कर रहे हैं, तो ये भी ऑब्सीन मटेरियल होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट रूलिंग दी, प्रोबेबली जो ये रणवीर अलाहाबादिया केस है इसी में भी इसी टाइप से एडजस्ट किया जाएगा कि अगर कोई पर्टिकुलर मूवी है या कोई पर्टिकुलर बुक है जिसमें फाउल, इनडिसेंट और प्रोफेन लैंग्वेज यूज करी जाती है तो वो ऑटोमेटिकली ऑब्सीन नहीं हो सकता। Which means कि it is possible कि ऑब्सीन हो, but just because उसमें फाउल, इंडिसेंट, फॉर एग्जांपल स्वेयर वर्ड यूज किए जा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली किसी मटेरियल को ऑब्सीन नहीं बनाता है। What is required is कि there should be intent to arouse sexual thoughts, mere language, abusive language is not enough, कि यहाँ पे इंटेंशन होनी चाहिए सेक्सुअल थॉट को अराउज करने की। एंड मोर ओवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट अप्लाई किया जाएगा। सो लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर मूवी है जो इस टाइप के थॉट्स के लिए बनाई गई है जिसमें न्यूडिटी एक्सेट्रा है, एंड मे बी कुछ इसके अंदर में इंटेंशन हो, बट वो इंटेंशन किस पर्टिकुलर क्लास ऑफ ऑडियंस के लिए, दैट ऑल्सो मैटर्स। तो अगर वो एक रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस के लिए है तो सिर्फ वो रिस्ट्रिक्टेड ऑडियंस है उनके स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे ही आप इस मटेरियल को जज करोगे। तो लेट्स से यहां पे जो भी कमेंट्स करे गए हैं वो वल्गर हो सकते हैं, वो क्रास हो सकते हैं, इट माइट बी अ प्रोफेन language, but it is not necessary कि वो there was an intent to arouse sexual thought. For example, that was a comedy show, and majorly this might not be a good standard of comedy, but that was there to arouse laughter from the audience, not to arouse sexual thoughts in the audience. It was only to arouse laughter from the audience और shock and awe देने के लिए वहां पे शायद ट्राई किया गया था। So जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग, आई वुड से कि कोर्ट वुड ऑल्सो गो एंड से कि दिस वाज नॉट एन ऑब्सीन मटेरियल, इट माइट बी एन अब्यूजिव मटेरियल, इट माइट बी फाउल, इनडिसेंट एंड प्रोफेन लैंग्वेज, बट इट डज नॉट अमाउंट टू ऑब्सीन मटेरियल। ओके, तो ये बेसिक मेरा यहाँ पे आपके लिए लेसन रहेगा कि ऑब्सीनिटी के अंदर में आपके कम्युनिटी स्टैंडर्ड टेस्ट को अप्लाई किया जाता है और सिर्फ हम उस पर्टिकुलर मटेरियल को आइसोलेशन में जज नहीं करते हैं, हम ओवरऑल पिक्चर को देखते हैं टू जज अ पर्टिकुलर कमेंट कि वो जो पर्टिकुलर कमेंट है वो किसी और पर्पस के लिए या एक सिंगल सिंपल पर्पस के लिए है, और उसी बेसिस पे हम ऑब्सीनिटी को यहां जज करते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका रणवीर अलाहाबादिया वाला केस। इन केस यू वांट कि एक अलग से MIT सेशन किया जाए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, सो मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। हम ऑब्सीनिटी को, इस पर्टिकुलर केस को और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ओके, बट उसको आप कमेंट बॉक्स में करें। अगर आपको यही समझ आ गया सो दैट्स गुड इनफ फॉर अस। ठीक है, क्लैट के लिए दिस मोर देन इनफ। एक और इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल देखना है, डोंट गो इट alone rather than withdraw from WTO, India should threaten trade multilateralism। तो इंडियन एक्सप्रेस से एक और ये आपका एक एडिटोरियल है जो इसमें आया है, एंड दिस इज अ रियली गुड एडिटोरियल। इट हैज बीन रिटन बाय प्रभाष रंजन हु वाज अर्लियर इन एनएल जोधपुर, अब ये जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल के अंदर में आपके टीचर हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये कर रहे हैं, ये आर्गुमेंट ये दे रहे हैं कि इंडिया जो है उसको WTO को लीव नहीं करना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, बट इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। तो पहले तो हम समझते हैं कि यहां पे कंटेक्स्ट क्या है। सो द कंटेक्स्ट इज कि फार्मर्स ऑफ इंडिया दे आर आर्गुइंग कि हमारे को बेनिफिट देने, जो हमें बेनिफिट मिलना चाहिए या सब्सिडीज हमें मिलनी चाहिए, जो हमें प्राइस मिलना चाहिए, गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड अस विद दोस प्राइस और दोस सब्सिडीज बिकॉज WTO के लॉज उसे अलाउ नहीं करते। एंड अगर इंडिया उसे लीव कर देता है, इंडिया अगर WTO को छोड़ देता है, तो फिर हमारे जितने भी इश्यूज हैं उनको गवर्नमेंट या हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो उसको इजीली रिजॉल्व कर सकती है। तो यहां पे एक आर्गुमेंट क्या रहा है कि इंडिया शुड लीव WTO बिकॉज इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर द फार्मर्स एंड फॉर अदर सेक्टर्स ऑल्सो बिकॉज इट विल प्रोवाइड अस विद मोर फ्रीडम। एंड यहां पे ये ऑथर जो है वो ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि दिस इज नॉट गुड, और उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। सो एज हैज बीन द ट्रेंड नाउ कि हम एक ना एक एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं बिकॉज इट्स अ गुड एडिटोरियल, इसके अंदर में बहुत कुछ समझने के लिए है, तो हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे। तो पहले उस इश्यू को आपको, आई होप आपको इश्यू समझ में आ गया होगा, तो हम WTO से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज WTO। सो WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड वर्ल्ड में जितनी भी ट्रेड होती है, जो भी आपकी ग्लोबल ट्रेड है, वो सारी की सारी WTO के रूल्स के थ्रू रेगुलेट करी जाती है। ओके, और ये जो पर्टिकुलर बॉडी है, इट वाज क्रिएटेड ओनली इन द ईयर 1995 के अंदर में ही इसको क्रिएट करा गया था। एंड इसने एक पुरानी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस किया था, या एक पुराने एग्रीमेंट को रिप्लेस किया था जिसका नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स।
जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, गैट बोला जाता था इसको, गैट, इसको रिप्लेस किया था। और यहां पे जो WTO था, व्हाई डिड इट रिप्लेस गैट? बिकॉज WTO वाज मोर फॉर्मलाइज, इट वाज मोर रूल बेस्ड, कि रेदर देन यहां पे हम सबको ऑप्शन दे रहे हैं, वॉलंटरी कर रहे हैं कि रूल्स को मानना है नहीं मानना है। इफ यू आर अ WTO मेंबर, जो इसके रूल्स हैं वो हर कंट्री को फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, एंड ऑन दिस बेसिस इंडिया ऑल्सो बिकम द फाउंडिंग मेंबर ऑफ WTO ऑल्सो। ओके, तो यहां पे ये चीज करी गई। अब इश्यू क्या है? इश्यू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि WTO के अंदर में, बिकॉज इंडिया इज अ WTO मेंबर, देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ सब्सिडीज जो कोई भी WTO का मेंबर होता है वो अपने फार्मर कम्युनिटी को नहीं दे सकता है। ठीक है, तो आपके WTO के अंदर में एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर को लेकर क्या एग्रीमेंट है? अगर कोई भी कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, तो उसको एग्रीमेंट इन एग्रीकल्चर को फॉलो करना पड़ेगा। और एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर में जो मैं MSP देता हूं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता हूं, दैट इज अ ट्रेड डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी। यानी कि मैं जो कह रहा हूं कि राइस है, वीट है, या मेरे 22 क्रॉप्स हैं, उन सब की मिनिमम प्राइस क्या होगी मार्केट के अंदर में, अगर मैं वो चीज प्रोवाइड कर रहा हूं मेरे फार्मर्स को, तो वो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर को ब्रीच करता है। ठीक है, तो ये समझने की बात क्या है कि आपकी जो गवर्नमेंट है, अगर वो देना भी चाहे सब्सिडीज या MSP को लीगलाइज भी करना चाहे, लीगल गारंटी भी देना चाहे, तो वो इंटरनेशनल अपने ऑब्लिगेशंस की वजह से, WTO के ऑब्लिगेशंस की वजह से नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? बिकॉज इट वुड बी वायलेटिव ऑफ एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब एक और चीज समझने की बात यह है कि एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर जो है वो सारे सब्सिडीज को यहां पे इलीगल डिक्लेयर नहीं करता है। देयर आर सर्टेन सब्सिडीज विच आर अलाउड, देयर आर सर्टेन सब्सिडीज विच आर अलाउड इन अ लिमिट। फॉर एग्जांपल, आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो टोटली आपका इलीगल नहीं है, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, थोड़ा बहुत है, थोड़ा उसके अंदर लिमिट है जो अलाउड है। तो अगर आपको समझना है एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर के अंदर में किस किस टाइप की सब्सिडीज होती हैं, तो सब्सिडीज को 3 टाइप में डिवाइड किया गया। कुछ सब्सिडीज हैं जिनको हमने ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज डिक्लेयर करा है, कुछ सब्सिडीज हैं जिनको हमने ब्लू बॉक्स सब्सिडीज डिक्लेयर करा है, एंड कुछ ऐसी सब्सिडीज हैं जिनको हमने एम्बर बॉक्स डिक्लेयर करा है। ओके, तो आप इसको पढ़ भी पाएंगे, रेजोल्यूशन को थोड़ा सा हाई कर लेना वीडियो के, यू कुड आल्सो रीड कि इस पे लिखा हुआ क्या है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज वो सब्सिडीज होती हैं जो कोई भी डिस्ट्रप्शन नहीं करती है, मतलब अगर ये सब्सिडी प्रोवाइड भी करी जा रही है तो ट्रेड को डिस्ट्रप्शन नहीं होता है, एंड दीज आर द सब्सिडी विच आर अलाउड। ये सब्सिडीज टोटली अलाउड होती हैं, इसके अंदर में कोई लिमिट नहीं है। तो इसमें किस टाइप की सब्सिडी होती है? फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी ऐसी सब्सिडी दे रहा हूं फॉर एक्वायरिंग अ टेक्नोलॉजी। तो लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं जो ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं ट्रैक्टर्स को बाय करने के लिए सब्सिडी दे रहा हूं। तो ऐसी कोई भी सब्सिडी जो मेरे प्रोडक्शन को इंप्रूव करती है वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आएंगी। ओके, सेकेंड इज योर ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ब्लू बॉक्स सब्सिडी जो होती हैं ये भी अलाउ होती है। अब ये जो पर्टिकुलर होती हैं ये भी डायरेक्टली ट्रेड डिस्टॉर्ट नहीं करती हैं, इनको भी नॉन ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना जाता है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, ये भी आप कितनी भी दे सकते हो। इसमें किस टाइप की आती है? एग्जाम्पल के लिए, मैं कोई भी ऐसी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा हूं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है। अब समझिए इसको, थोड़ा सा एक अच्छे एग्जाम्पल समझते हैं कि लेट्स से कि फार्मर जो है पेस्टिसाइड्स को या फर्टिलाइजर्स को यूटिलाइज करते हैं। अब बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड यूज आगे जाके जो फूड होता है वो पॉइजनस हो जाता है। सो आई एम आस्किंग माय फार्मर्स कि प्लीज डोंट यूज पेस्टिसाइड, आप पेस्टिसाइड को यूटिलाइज मत करिए। अब अगर कोई फार्मर पेस्टिसाइड यूज नहीं करेगा तो ऑब्वियसली उस पर पेस्ट अटैक हो सकता है और उससे उसका लॉस भी हो सकता है। तो यहां पे फार्मर, व्हाई वुड द फार्मर एग्री? तो यहां पे गवर्नमेंट ये कहती है कि आप पेस्टिसाइड को यूज मत करिए, एंड आई नो दिस कि इससे आपका फार्म का लॉस होगा। तो लेट्स से 20% जो भी उसका कॉस्ट होगा वो गवर्नमेंट पे करेगी। तो इनडायरेक्टली मैं सब्सिडी ही प्रोवाइड कर रहा हूं। तो यहां पे इस टाइप की सब्सिडी जो एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है वो ब्लू बॉक्स सब्सिडी में होती है, और दैट इज ऑल्सो अलाउड। What is not allowed or what is limited is the subsidies which are part of amber box, and इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कोई गवर्नमेंट MSP प्रोवाइड करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि अब अगर मार्केट में आप राइस या व्हीट को सेल करोगे तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में दिस वुड बी द मिनिमम प्राइस। तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर सब्सिडीज होती हैं इनको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग माना जाता है, यानी इंटरनेशनल ट्रेड जो होती है वो डिस्टॉर्ट कर रही है। कैसे हो रही है? एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की सब्सिडी दे रहा हूं, वाटर की सब्सिडी दे रहा हूं, ये सब फ्री हो रहा है, तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ऑब्वियसली वो कम
कम हो गया। बट लेट्स से कोई फार्मर है जो थाईलैंड के अंदर में राइस ग्रो कर रहा है, उसको इलेक्ट्रिसिटी भी पे करना, उसको वाटर भी पे करना, उसको बाकी का कॉस्ट भी यहाँ पे बेयर करना है, तो यहाँ पे उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होगा। तो लेट्स से अगर हमसे थर्ड कोई कंट्री एग्जांपल के लिए चाइना राइस बाय कर रहा है, सो आई एज अ फार्मर वुड बी एबल टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर राइस एट अ लोअर कॉस्ट बिकॉज मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। तो यू कैन सी हियर कि इंटरनेशनल ट्रेड एम्बर बॉक्स सब्सिडीज स्टार्ट हो सकती है। तो ये सब्सिडी जो होती है ये लिमिटेड होती है। एंड व्हाट इज द लिमिट? अगर आप एक डेवलपिंग कंट्री हो तो 10% तक ये सब्सिडी दे सकते हो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और अगर आप एक डेवलप कंट्री हो तो 5% उसका कॉस्ट दे सकते हो। अब इश्यू क्या है, यहां पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कैलकुलेट कर रहा हूं वो कैलकुलेट हो रहा है ऑन द बेस ऑफ 1986-88 वैल्यू। तो लेट्स से कि मैं फर्टिलाइजर यूज कर रहा हूं, वो ₹100 का आता था 86 में, आज वो ₹500 का हो चुका है। बट मैं जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाऊंगा, फर्टिलाइजर की कॉस्ट लगाऊंगा, वो ₹100 के हिसाब से लगाऊंगा, यानी जो ₹400 एक्स्ट्रा है वो काउंट नहीं हो रहा है। तो यू अंडरस्टैंड कि अगर मैं 86 के प्राइस के हिसाब से लगा रहा हूं तो जो अमाउंट ऑफ सब्सिडी होगी वो बहुत कम होगी। तो अगेन इंडिया का एक यहां पे एक जो इशू है WTO के साथ वो ये है कि 86-88 प्राइस पे नहीं, अगर आप हमें 2024-25 के प्राइस पे अलाउ करो, इन्फ्लेशन करो। सोचिए आप पहला जो हमने जो आज टॉपिक डिस्कस करा था वो लास्ट तक अप्लाई हो रहा है कि आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करो 86-88 के प्राइसेस के बेसिस पे नहीं, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप कैलकुलेट करें 24-25 के बेसिस पे, और अगर आप उसके बाद मुझे 10% की लिमिट दोगे, मैं 7 से 8% के अंदर में मेरी सारी सब्सिडीज को कवर कर लूंगा। बट ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के लिए डेवलप कंट्रीज एग्री नहीं करते, तो ये पर्टिकुलर इशू है। अब यहां पे ये जो पर्टिकुलर ऑथर हैं ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ऑल दो ये जो पर्टिकुलर सब्सिडी आप दे रहे हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडी है, ग्रीन अगर एमएसपी को आप लीगलाइज करेंगे तो वो एक ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंदर में वो एक एम्बर बॉक्स सब्सिडी होगी, एंड दैट वुड नॉट बी अलाउड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट वुड नॉट बी अलाउड। बट स्टिल ही इज आर्ग्यूइंग कि एक तो यहां पे हम इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को बिना ब्रीच करे भी यहां पे फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं, एंड दूसरा ही इज आर्ग्यूइंग कि देयर आर other reasons कि why India should not lead WTO and it should instead strengthen the WTO। तो पहला आर्गुमेंट अगर हम समझे जो इन्होंने दिया है कि इंडिया जो है वो कैसे फार्मर्स की हेल्प कर सकता है, तो यहां पे बात करें पीस क्लॉज की। तो WTO के अंदर में एक पीस क्लॉज, इस एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में एक पीस क्लॉज यहां पे हमने साइन किया था, जिसके अंदर में WTO की जो लिमिट है वो अप्लाई नहीं होती है जब हम MSP प्रोवाइड करते हैं व्हीट और राइस को। यानी कि व्हीट और राइस के लिए जो हम MSP प्रोवाइड करते हैं वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी में काउंट नहीं होती है बिकॉज ऑफ दिस पीस क्लॉज। एक शांति का हमने इसके अंदर में क्लॉज ऐड करा हुआ है कि ठीक है बाकी सब का हम डिस्कस बाद में कर लेंगे, अभी के लिए तो आप व्हीट और राइस को अलग रखिए बिकॉज उसके बिना हम नहीं कर सकते, अदरवाइज हमें एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर को हम साइन ही नहीं करेंगे, हम WTO का पार्ट ही नहीं बनेंगे। तो इस वजह से इस चीज का हमने एक्सेप्शन पहले अलाउ किया हुआ है, तो यहां पे तो कोई इश्यू है ही नहीं। दूसरा ये आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं कि हम और कोई सपोर्ट मेजर यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ PM किसान, जो एक इनकम सपोर्ट स्कीम है। हर किसी फार्मर को जिसका फार्मिंग लैंड है उसको पर ईयर 6,000 दिए जाते हैं इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट में 6,000 रुपए दिए जाते हैं। व्हाट इफ वी इंक्रीज दिस पर्टिकुलर लिमिट? तो PM किसान टाइप की स्कीम जो है उसमें 6,000 की जगह पैसा बढ़ा दीजिए। तो ये जो पर्टिकुलर आपकी प्राइस इनकम सपोर्ट स्कीम्स होती हैं ये आपकी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आती हैं, विच मींस ये जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी इसमें आती है और ये इसमें कोई लिमिट नहीं, ये चीज अलाउड है। तो आप इसमें फार्मर को 6,000 दीजिए, 12,000 दीजिए, 15,000 दीजिए, दीज आर नॉट कंसिडर्ड ट्रेड डिस्टॉर्टिंग। एंड इंपॉर्टेंटली आपके जो डेवलप कंट्रीज हैं वो एम्बर बॉक्स सब्सिडी नहीं देते हैं, वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी देते हैं, और उन्होंने अपने फार्मर्स को बेनिफिट करने के लिए जो इनकम सपोर्ट स्कीम्स होती हैं उनको अलाउ किया हुआ है। तो यहां पे रेदर देन मैं फर्टिलाइजर की सब्सिडी दे रहा हूं, मैं फार्मर को पैसा दे देता हूं। यहां पे फर्टिलाइजर की प्राइस होगी वो 200 की जगह 500 होगी, बट मैंने फार्मर को पैसा दे दिया, फार्मर जाके बाय कर लेगा अपनी जेब से। तो इस टाइप की स्कीम्स भी आप यूज कर सकते हो। तो यहां पे ये 2 मेन आर्गुमेंट्स दिए हैं कि व्हाई इंडिया डज नॉट नीड टू लीव WTO बिकॉज अल्टरनेटिव मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा और क्या आर्गुमेंट्स दिए गए हैं? पहला है WTO जो है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो एग्रीकल्चर के अलावा भी हैं। सो रिमेंबर दिस, WTO में सिर्फ एग्रीकल्चर ही नहीं है, आपकी जितनी भी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, एंड नॉट जस्ट गुड्स एंड सर्विसेज, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो प्रोटेक्शन है वो भी WTO के पार्ट है। तो अगर हम WTO को लीव करते हैं बिकॉज ओनली ऑफ एग्रीकल्चर, तो हमारे बाकी सेक्टर्स में जो हमें बेनिफिट होता है IT में, फार्मा में, ये सब भी हमारे से चला जाएगा।
तो अभी तक अगर हम कहीं पे भी कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो वो एक्सपोर्ट्स आपके WTO के रूल्स के हिसाब से एडजस्ट किए जाते हैं, एंड अगर हम उसको हटा देंगे तो WTO के रूल्स के अकॉर्डिंगली वो नहीं होंगे। इसके अलावा इंपैक्ट ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स, तो जस्ट जो मैंने आपको पॉइंट बोला वही पॉइंट रिपीट हो गया है। इंडिया अपना मोस्ट फेवर्ड नेशन यहां पे लूज कर जाएगा, नेशनल ट्रीटमेंट का जो पर्टिकुलर स्टेटस है वो लीव कर जाएगा, जिस वजह से इंडिया की एक्सपोर्ट्स को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ेगा। थर्ड इज ऑल्टरनेटिव ट्रेड एग्रीमेंट्स, तो जो FTAs होते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, लेट्स से मैं बायलैटरल एग्रीमेंट्स करता हूं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट करता हूं, WTO में नहीं हूं, मैं बायलैटरल एग्रीमेंट करके भी तो सेम टाइप की पॉलिसी रख सकता हूं। द इशू इज कि WTO को फाइनलाइज करना बहुत हार्ड होता है, और अभी हम देख पा रहे होंगे कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज के साथ, आसियान कंट्रीज के साथ, अलग अलग कंट्रीज के साथ बहुत टाइम से FTA साइन कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा FTA पेंडिंग चल रहा है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ हमारा FTA पेंडिंग चल रहा है, अफ्रीकन कंट्रीज के साथ हमारा FTA पेंडिंग चल रहा है। सो वी अंडरस्टैंड कि FTAs को फाइनलाइज करना बहुत ही मुश्किल है। इस वजह से भी WTO इज अ मोर सुटेबल फॉर इंडिया फॉर दीज काइंड ऑफ एग्रीमेंट। फोर्थ इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। आपका जो WTO, इसके अंदर में एक DSB है, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी भी है, जो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के अंदर में। ओके, तो यहां पर भी हमारे लिए लॉस हो जाएगा। एंड फिफ्थ इज योर ग्लोबल ट्रेड स्टेबिलिटी, तो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म इंक्रीज हो रहा है, तो इट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया कि रेदर देन फाइंडिंग एन एग्जिट, यहां पे हमें इंश्योर करना चाहिए ग्लोबल फेयर ट्रेड यहां पे हो पाए। Okay, so this are some of the reasons why India should continue with your WTO and not should think of leaving the WTO. Okay, तो ये why I have discussed all of these points, because बहुत सारे स्टूडेंट्स अब मेरे पास इंडिविजुअली आ रहे हैं कि सर ये एडिटोरियल समझ नहीं आया, so I'll try कि एडिटोरियल्स आपकी यहीं कवर हो जाए so that you don't have to come personally and discuss this editorial. I hope अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं तो ये एडिटोरियल का कंटेक्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, एंड क्या इसका रीजन है कि why he is arguing कि इंडिया शुड नॉट लीव WTO। ओके, तो ये आपका इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल हमने कवर कर लिया। ओके, तो स्टूडेंट आई नो आज की क्लास लंबी हो गई, बट अगेन ट्रस्ट मी ये सारे आर्टिकल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, इसलिए हम भी मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए कि आपको सबसे इजी तरीके से आपका न्यूज़पेपर रीडिंग है उसको हम यहाँ पे सपोर्ट कर पाए। बट रिमेंबर दिस, डू नॉट थिंक कि डेली न्यूज एनालिसिस इज इनफ फॉर यू। न्यूज़पेपर रीडिंग आपको डेली न्यूज एनालिसिस के अलावा भी करनी है, ठीक है। डेली न्यूज एनालिसिस सिर्फ आपको सप्लीमेंट करने के लिए, आपकी पढ़ाई को सप्लीमेंट करने के लिए किया जाता है। आई नो बहुत सारे स्टूडेंट इस पे रिलाई करते हैं, that's why we also try to do our hard work and provide you with quality material. Okay, so with this message let's end today's session. Thank you and have a very nice day.